रिकॉर्डिंग मैसेज मिला है, एक बार कंफर्म कर दो ना सर। यस ना? स्टार्टेड। हेलो। यस सर। सर ओके सर। ओके ओके। चलो एक एग्जाम्पल करके क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू अगेन। इनकम टैक्स का क्लास है और हम लोग यहाँ पर एक्चुअली स्टार्ट किए हैं सर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ठीक है, कितना हेड्स है इनकम टैक्स में? पाँच। हेड्स। हेड्स ऑफ इनकम कितना है? पाँच। पांच। पांच हेड्स है। क्या क्या है बोलो, क्या क्या हेड्स है? सैलरी, पीजीबीपी, अदर सोर्स। सैलरी, पीजीबीपी, अदर सोर्स, हाउस प्रॉपर्टी हाउस प्रॉपर्टी। और कैपिटल गेन। सैलरी हो गया, पीजीबीपी हो गया, हाउस प्रॉपर्टी हो गया, कैपिटल गेन हो गया और अदर सोर्स। जिसका कोई घर नहीं वो कहाँ आता है? अदर सोर्स। ठीक है। अदर सोर्स। ठीक है, नॉर्मली सभी इनकम पहचान हो जाता है सर। ज्यादातर इनकम का पहचान हो जाता है। यू कैन इजीली आइडेंटिफाई सैलरीड इनकम, यू कैन इजीली आइडेंटिफाई हाउस प्रॉपर्टी इनकम। ठीक है, जैसे अगर इनकम रेंट से हो तो क्या बोलेंगे? हाउस प्रॉपर्टी। अगर इनकम सैलरी करके कमा रहे हैं तो क्या बोलेंगे? सैलरी इनकम। इसका एक रिलेशन होता है सर, सभी इनकम का ना एक रिलेशंस पे डिपेंड करता है। जैसे मानो इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्या चलता है कि अगर तो आप लोगों को स्क्रीन शेयर नहीं है, बोला नहीं है। वो है ना? हाँ, जो मैं आपको एक्चुअली बोल रहा था, नॉर्मली ये जो आइडेंटिफिकेशन है, इस सोर्स ऑफ हेड ऑफ इनकम का सोर्स क्या है, बहुत वाइटल है सर। कि सैलरी इनकम के केस पे ना, ऐसे तो जॉब करके कमाया जाता है। अच्छा, जो लेबर ही करते हैं, वेजेस कमाते हैं, क्या वो भी, वो उसका क्या इनकम टैक्स कहाँ से? जो लेबर होता है वेजेस कमाता है, उनका क्या होता है? सैलरी में आए। सर वेजेस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ सैलरी। ठीक है सर, वेजेस जो देता है क्या वो टैक्स पे करता है? मे भी आपके मन में क्वेश्चन आ रहा हूँ सर। वेजेस के साथ तो ऐसा कोई बोला कहीं पर भी तो ये नहीं बोला है कि जो वेजेस कमाता है उसको सर टैक्स नहीं देना पड़ता, ऐसा कहीं सर पर भी अगर ज्यादा वेजेस होगा तो देना पड़ेगा, क्योंकि जैसे देना फुटबॉलर पड़ेगा। को वेजेस मिलता है। ठीक है, वेरी गुड सर। वेजेस अगर लिमिट क्रॉस करे, जैसे लिमिट क्या है टैक्स पे करने का? या तो 2,50,000 या फिर या 3 लाख, 3 लाख। है ना? अगर न्यू रूल फॉलो करेगा तो 3 लाख, और अगर ओल्ड रूल फॉलो करेगा तो 2 लाख। है ना, दोनों ही चलता है सर हमारे कंट्रीज में। करेंटली दोनों रूल ही चल रहा है। तो या तो 2.5 लाख या तो 3 लाख। अब मानो कोई वेजेस कमा रहा है 2.5 लाख से ज्यादा एनुअली, ठीक है, तो उसे भी टैक्स लाइबिलिटी के अंदर आना पड़ेगा। ऐसा कहीं पर भी लिखा नहीं है कि तुम वेजेस कमा रहे हो तो फिर तुम्हें टैक्स नहीं देना। बेसिकली सैलरी इनकम का जो मेन कैरेक्टर होता है वो ये है सर, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय रिलेशन होना पड़ता है। जो एम्प्लॉय है उनके हाथ में सैलरी टैक्सेबल होता है। समझ में आया? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप में जब तुम्हें इनकम होता है तो वो इनकम टैक्सेबल होता है एम्प्लॉय के हाथ में एज ए सैलरी। याद रहेगा? अच्छा, मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया था। अरे भूल गया।
किए थे। हाँ हाँ ठीक है सर, हाँ सर, ठीक है। ठीक है। हाउस प्रॉपर्टी के केस में क्या होता है बोला तो? बोलो, ठीक बोल रहे हो, लैंडलॉर्ड एंड रेंट सर। रेंट नहीं, रिलेशन बता रहा हूँ। ये रिश्ता क्या कहलाता है? एक सीरियल होता था स्टार प्लस में, ये रिश्ता क्या कहलाता, ऐसा ठीक है। हम लोग भी यहाँ पर क्या ढूंढ रहे हैं? रिश्ता ढूंढ रहे हैं। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप हो तो सैलरी, अगर लैंडलॉर्ड टेनेंट रिलेशनशिप हो तो हाउस प्रॉपर्टी, अगर बिजनेसमैन हो, बिजनेस इनकम हो या प्रोफेशनल इनकम हो तो शॉर्ट में क्या कहते हैं? पीजी बीपी। अगर कैपिटल एसेट सेल करके इनकम हो तो बोलते हैं कैपिटल गेन। और इनमें से कुछ भी ना हो, मैंने अबव जितना मैंने बोला आपको, ऐसा कुछ भी ना हो तो कहाँ आएगा? अदर सोर्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। जस्ट टू रिमेम्बर ऑल ऑफ यू, लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को ना बताया था कि अदर सोर्स इनकम क्या क्या नॉर्मली होता है ना सर? मैं एक बार 2 मिनट रिकॉल करा देता हूँ सर, क्योंकि बीच में थोड़ा छुट्टी छटा गया, राखी गया, 15 अगस्त गया। अगस्त इज एकदम हॉलीडे हॉलीडे। हाँ क्या सर, अक्टूबर में भी ऐसे छुट्टी थोड़ा रहता है, अक्टूबर में ड्यू टू दुर्गा पूजा। ऐसे में बहुत दिन बाद छुट्टी लिया, 2 छुट्टी मिला मुझे अगस्त में, एक्सेप्ट संडे। अच्छा लगता है कभी कभी। ये आज तो गोपाल आया नहीं, गोपाल बोला था राखी में 1 हफ्ता छुट्टी दे दो। वो घर गया ना, तो 1 हफ्ता छुट्टी दे दो। ऐसे मेरा पहले एक प्लान था कि मैं राखी में 1 हफ्ता छुट्टी लूंगा, बहुत पहले मैंने एक प्लान किया था, बट प्लान कैंसिल हो गया। अच्छा, तो लास्ट क्लास मैंने आप लोगों को लिखाया था, नोट्स लिखाया था, नोट्स लिखाया था। Yes. इनकम फ्रॉम अदर सोर्स कॉपी में होगा आप लोगों के पास 56 to 59। As per section 56 subsection 1 and income is chargeable under the head other source if the following condition satisfied। फिर मैंने बोला था कि if such income is not an exempted income, अगर इनकम exempted ना हो तो, exempted माने जिस इनकम पे टैक्स नहीं देना होता, जिस इनकम पे सरकार के घर में टैक्स नहीं देना होता है उसे exempted इनकम कहते हैं। ऐसे तो एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बोला था कि जिनको कुछ नहीं आइडिया नहीं हो रहा है कि सर एग्जेम्प्टेड इनकम किसको बोलेंगे, एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आप लोगों को समझाया था कि एग्रीकल्चरल इनकम। ऐसे तो बहुत सारा है, बट एग्रीकल्चर इनकम इज वन ऑफ द पॉपुलर एग्जाम्पल ऑफ एग्जेम्प्टेड इनकम। सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 सेक्शन का नाम है। एक सेक्शन का सीरीज आता है सेक्शन 10 बोल के, इसके अंदर ये सेक्शन 10 जो है ये बेसिकली उस पॉइंट में बेसिक्स के अंदर ही आता है। इसको बोलते हैं सर, आप लोग का बेसिक का टेस्ट पेंडिंग रह गया अभी, ठीक है? मुझे याद है, मैं भूला नहीं। सेक्शन 10 जो है वो बेसिकली ये कहता है कि इनकम विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम, विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम। सेक्शन 10 में ऐसे ऐसे इनकम के बारे में कहा गया कि जो इनकम टोटल इनकम का पार्ट नहीं बनता, उसे कहते हैं एग्जेम्प्टेड इनकम। फिलहाल एग्जाम्पल के रूप में मैंने आपको एग्रीकल्चरल, और भी होता है जैसे पार्टनरशिप के बिजनेस में, जो पार्टनरशिप बिजनेस कमाते हैं तो पार्टनर के हाथ में अलग से और टैक्सेबिलिटी नहीं आता है। तो ऐसा वेरी फ्यू कुछ एग्जांपल्स हैं, ठीक है? मैं बाद में बताऊंगा, अभी कंफ्यूज हो जाओगे और डाइवर्ट हो जाएंगे, तो मैं ज्यादा डाइवर्ट नहीं करना चाहता। जस्ट टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट कि एज पर सेक्शन 56 सबसेक्शन 1 an income is chargeable under the head other sources if the following condition is satisfied। there must be an income, पहला बात है कि इनकम होना जरूरी है। सेकेंडली सच इनकम इज नॉट एन एग्जेम्प्टेड इनकम, ये होना जरूरी है। तीसरा, सच इनकम इज नॉट चार्जेबल अंडर एनी अदर हेड, लाइक वो इनकम सैलरी में नहीं जाना चाहिए, वो हाउस प्रॉपर्टी में नहीं जाना चाहिए, पीजीपीपी में नहीं जाएगा, कैपिटल गेन में भी नहीं जाएगा।
अगर वो इनकम बाकी किसी भी हेड में नहीं जाता, जिसके लिए मैं अभी आपके साथ बात कर रहा कि कैपिटल गेन में जाने का क्या कंडीशंस है, पीजीपीवी में जाने का क्या कंडीशंस है, हाउस प्रॉपर्टी में जाने का क्या कंडीशंस है, और सैलरी में जाने का क्या कंडीशंस है। कंडीशन फुलफिल नहीं होगा तो फिर वो कहाँ जाएगा? सिंपल। इसलिए आपको हर चीज का कंडीशन पता होना चाहिए। सैलरी का कंडीशन में भी आपको समझा रहा था, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन, हाउस प्रॉपर्टी का भी समझा रहा था, लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट, टेनेंट के हाथ में, सॉरी टेनेंट के हाथ में नहीं होगा, लैंडलॉर्ड के हाथ में, माने जहां से मेरे को इनकम मिलेगा। हाउस प्रॉपर्टी किसका है? लैंडलॉर्ड का है। जैसे मानो आप पीजी में रहते हो, आप भी पीजी में रहते हो, तो जो लोग पीजी में रहते हो वो इजीली कनेक्ट करोगे। आप पीजी का भाड़ा देते हो, है ना, 8,000 10,000 कुछ तो पे करते हो रे करो, है ना, खाना पीना भी देता है और रहने का जगह देता है। तो आप जो 8,000 10,000 दे रहे हो, ठीक है, कितना लोग रहते हो आप लोग? एक एक रूम में, तुम्हारे रूम में 3 जन है, 3 जन कितना है मोटा मोटी फीस, मैंने पेमेंट कितना करते हो? 8,000 समथिंग। तो अगर तुम्हारे रूम में टोटल कितना रूम है, टोटल कितना रूम है तुम्हारे पीजी में? अच्छा, तुम्हारे फ्लोर में कितना है? 4 फ्लोर, हर फ्लोर पे हर 4 रूम में ही लोग रहते हैं। अच्छा, ओवरऑल कितना रहते हैं? 10 जन। चलो 10। तो 10 जन अगर 8,000 करके पेमेंट करता है तो कितना कमाते हैं मंथली? 80,000। 80,000 इंटू कितना, 12 महीना, तो कितना होता है? 9,60,000। क्या लगता है पूरा 9,60,000 टैक्सेबल है? जस्ट एक फ्लोर का हिसाब उसने जैसे बोला, मैं उस हिसाब से बोल रहा हूँ। पीजी ओनर, अच्छा यहाँ पर एक और बात है, क्या पीजी का ये बिजनेस हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा? फिर इसके लिए कंडीशन ये है कि अगर पीजी का ये जो बिजनेस है, अगर ये बिजनेस पे नहीं है तो फिर हाउस प्रॉपर्टी में जा सकता है, लेकिन अगर ये बिजनेस में है तो फिर ये बिजनेस में जाएगा। नॉर्मली ये हाउस प्रॉपर्टी से रेंट दे के कमाया जा रहा है, तो नॉर्मली ये हाउस प्रॉपर्टी में ही जाना चाहिए। बट बहुत केस में क्या होता है कि वो बिजनेस की तरह भी बहुत लोग इस चीज को रेगुलर फ्लो में करता है, तो फिर वो पीजीपीपी वो कॉन्सेप्ट में भी आ पीजीबीवी में सकता है। जाएगा। ठीक है, नॉर्मली सर क्योंकि रेंटल इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी हेड में ही जाना चाहिए। बट अगर वो रेगुलर बिजनेस की तरह, इन्वेस्टमेंट की तरह करते कि मैंने इतना इन्वेस्ट किया, बदले में मेरा इतना आता है, ठीक है, बिजनेस की तरह, तब फिर वो बिजनेस हो जाएगा। चलो मैं समझाने के लिए यहाँ पर हाउस प्रॉपर्टी समझा रहा हूँ। जैसे लैंडलॉर्ड के हाथ में 9,60,000 पूरा पूरी टैक्सेबल नहीं होता है सर, खर्चा भी है इसमें। हाउस प्रॉपर्टी रिलेटेड कुछ ना डिडक्शंस भी मिलता है, वो सब माइनस करने के बाद मिलेगा। ठीक है, ऐसे पूरा पूरी टैक्सेबिलिटी नहीं आता है। चलो कोई बात नहीं, जब हम लोग हाउस प्रॉपर्टी हेड फिर से पढ़ेंगे तब मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। लेकिन इतना समझाने के लिए मैंने बोला कि अगर मेरा हाउस प्रॉपर्टी से इनकम में रेंट देके कमा रहा हूँ तो वो मेरा हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा, तो उसमें लैंडलॉर्ड टेनेंट वाला केस आ जाता है। पीजीपी मैंने बिजनेस एंड प्रोफेशंस, मैंने उसका मेरा मेरा या तो बिजनेस है प्रोफेशन है, कैपिटल एसेट का मेरा कैपिटल गेन का कॉन्सेप्ट है। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब है कि अदर सोर्स का जो इनकम है वो अगर इनमें से कोई भी हेड के अंदर नहीं जा रहा है तो अदर सोर्स में आ जाएगा। एग्जाम्पल के रूप में मैंने आप लोगों को इंपॉर्टेंट कुछ अदर सोर्स इनकम के बारे में समझाया था, जैसे कि डिविडेंड इनकम, वन ऑफ द पॉपुलर, सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 1, सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 1 कॉपी में लिखा होगा सर। एक डिविडेंड होता है फाइनल डिविडेंड, एक डिविडेंड होता है इंटरिम डिविडेंड। फाइनल डिविडेंड और इंटरिम डिविडेंड। डिविडेंड इनकम इज ऑलवेज टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। एज पर इनकम टैक्स एक्ट वन मोर डिविडेंड इज नोन एज डीम डिविडेंड। मैं आप लोगों को लास्ट दिन में थोड़ा डीम डिविडेंड के बारे में समझा रहा था। डीम डिविडेंड कहाँ बोला गया है? सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 क्लॉज ए, सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 क्लॉज बी, ऐसा करके सी डी ई तक बोला गया है डीम डिविडेंड के बारे में। क्यों? ये ए में क्या है, बी में क्या है, सी में क्या है, डी में क्या है, ई में क्या है, सब अलग अलग टाइप होगा। लेकिन असल में ये डिविडेंड नहीं है पूरा पूरा, लेकिन इसे डिविडेंड मान लिया जाता है। असल में डिविडेंड नहीं है पर इसे डिविडेंड मान लिया जाता है। मैं फिर से एक बार याद दिलाऊंगा, डोंट वरी। ऐसे मैंने डिटेल चर्चा नहीं किया था, जस्ट एक दो पॉइंट एग्जाम्पल के रूप में बोला था।
एज एन एग्जाम्पल मैंने बोला था, बट डिटेल्स में डिस्कशन नहीं किया था। अच्छा, अदर डिविडेंड के अंदर डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी, डिविडेंड फ्रॉम कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ये सब भी होता है, ये भी शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल होता है। फिर मैंने आपको अदर सोर्स का और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जैसे कि विनिंग के बारे में बताया था, विनिंग फ्रॉम कार्ड गेम, हॉर्स रेस, लॉटरी, विनिंग फ्रॉम टीवी गेम शो लाइक केबीसी, है ना, ड्रीम इलेवन, ऐसा जो भी चीजें हैं ये सब कहाँ आता है, अदर सोर्स। टैक्स रेट नॉर्मली इसमें कितना लगता है, 30%। विनिंग का कुछ क्या है कि इसमें ना बेसिक लिमिट लागू नहीं होती। अगर केबीसी जीत के आओगे और मानो आपने केबीसी में 5 लाख जीता, कितना जीता केबीसी में? सर हाँ बोलो सर। 30% टैक्स लगेगा तो फिर, हाँ अगर क्योंकि इसमें कुछ वो नहीं। हाँ मैंने इसमें किसी भी तरह का लिमिट लागू नहीं होता है। अगर 5 लाख तुमने केबीसी खेल के जीता तो तुम ऐसा नहीं बोल सकते कि मेरा तो अप टू कितना 2.5 लाख तक छूट है, 3 या लाख या फिर 2.5 लाख। 3 लाख छूट है। ठीक है, बेसिक लिमिट है ये, बेसिक एग्जाम्पशंस हर भारतवासी को मिलता है। बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट है, हर भारतीय को मिलता है। समझ में आ रहा है? तो अप टू 2,50,000 या 3 लाख वाला जो रूल है ये लागू नहीं होगा, ये एप्लीकेबल नहीं होगा। पूरा का पूरा 5 लाख पे 30% लग जाएगा, तो कितना देना पड़ेगा? 1.5 लाख। अगर कोई 1 करोड़ जीतता है, कौन बनेगा करोड़पति में? तो उसको ना घर पे वो 1 करोड़ नहीं ला सकते। सपोज आप एक एबीसी खेल के 1 करोड़ जीतते हो, तो घर पे क्या आप करोड़ ला सकते हो? आपको 30% काट के पेमेंट किया जाएगा, तो 30 लाख सरकार ले लेगा टीडीएस के नाम पे। यही टैक्स रेट जो है 30%, इसको टीडीएस बोलते हैं। टीडीएस माने टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। वेरी गुड सर, मैंने सोर्स में ही काट लिया। ऐसे तो आप लोगों को मैं डिटेल्स में पढ़ाऊंगा टीडीएस के बारे में। अलग अलग टीडीएस होता है, अलग अलग रेट होता है, अलग अलग स्कीम होता है, और रियल लाइफ में टीडीएस का बहुत काम। जो ऑर्गेनाइजेशन पे टीडीएस मैंडेटरी है ना, उस ऑर्गेनाइजेशन को टीडीएस के लिए एक अलग लोग बिठा के रखना पड़ता है। यानी या तो चार्टर्ड अकाउंटेंट, या तो कॉस्ट अकाउंटेंट, है ना, या फिर कंपनी सेक्रेटरी जो कंपनी के अंदर काम कर रहा है। अगर उस कंपनी का टीडीएस का काम है, मैंने सरकार को टाइमली टीडीएस देना पड़ता है। अगर वो नहीं करता है ना प्रॉपरली, तो फिर कंपनी पे पेनल्टी लग जाता है। इसलिए टीडीएस को बहुत अच्छे से जानना पड़ता है। और अगर टीडीएस प्रॉपरली मैनेजेबल नहीं होगा तो सरकार बात बात में तुमको नोटिस भेजेगा। और नोटिस माने कोर्ट केस, कोर्ट केस माने लॉयर का खर्चा, और रूल तोड़ने के कारण फिर पेनल्टी। एक ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म, एक ब्रोकिंग फार्म है। जैसे मेरा स्टूडेंट लोग काम करता है ना सर, स्टॉक मार्केट में काफी सारे। तभी एक बात कर रहा था, कल का एक बात है। एक कंपनी है कोलकाता में, नाम नहीं ले रहा हूँ क्योंकि किसी का बारे में गंदा चीज नहीं बोलना चाहिए, ऐसे बिजनेस है चलता है। तो एक ब्रोकिंग फार्म है, अहमदाबाद बेस्ड बिजनेस है उसका। तो वहां पर एक बंदा काम करता है कोलकाता में, मैंने उसका ब्रांच ऑफिस कोलकाता में है। तो उसमें एक क्लाइंट है, मैंने कंपनी का एक क्लाइंट है, तो उसको ट्रेड कराना होता। तो प्रॉब्लम क्या हुआ कि जो काम कर रहा है, मैंने जो ट्रेडर एडवाइजर के रोल पे काम कर रहा है कंपनी पे, उसने बिना परमिशंस का ट्रेडर के अकाउंट से पैसा काट के ट्रेड कर, और उसका बंदे का 15 लाख का लॉस, 15 लाख का लॉस हुआ। किसका? क्लाइंट का। तो वो क्लाइंट जो है वो कोर्ट में केस कर, कंपनी के अगेंस्ट। अब कंपनी भी गया अपने सीएस को लेके, और क्लाइंट भी अपना लॉयर लेके आया। तो बेसिकली इसमें प्रूफ क्या करना था कि एक्चुअली क्लाइंट का पैसा, सारा पावर ऑफ अटॉर्नी कंपनी के हाथ में जरूर है, लेकिन कंपनी ट्रेड कर सकता है। वो कॉन्सेप्ट एक ट्रेडिंग फर्म को होता है, लेकिन विदाउट एनी परमिशन ऑफ क्लाइंट आप ट्रेड नहीं ले सकते। अब आप बोलोगे सर तो फिर बिना परमिशन का किया क्यों? क्योंकि ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म ब्रोकर ही जनरेट करने के लिए पागल रहता है। अगर 15 लाख का ट्रेड कराएगा, उसमें अगर 0.01% मैंने एक दिन का कम से कम 40 से 50 हजार का ब्रोकर जनरेट हो सकता है।
ये 40-50 के ब्रोकरेज जनरेट के चक्कर में उस बंदे ने ट्रेड करवा दिया क्लाइंट के पैसे से, लेकिन क्लाइंट का परमिशन नहीं लिया। क्लाइंट ने कोर्ट में केस किया, ओपन चार्ट केस था कि अगर मेरा परमिशन होगा तो फिर क्लाइंट के पास कुछ तो होगा। अगर कॉल एंड ट्रेड था तो कॉल का रिकॉर्डिंग होगा, क्योंकि बिजनेस है भाई, नॉर्मल बात नहीं है, हर चीज का प्रूफ रखना पड़ता है। या फिर कोई मैसेज, कुछ भी एक परमिशन की भाई हमने क्लाइंट के परमिशन से ही किया, क्लाइंट एक्सेप्ट किया है तभी हम ट्रेड हुए, ऐसा कुछ भी प्रमाण कंपनी नहीं दे पाया। तो पूरा का पूरा 15 लाख पेनाल्टी ठोक दिया किसने? कोर्ट ने। किसको? ब्रोकिंग फर्म को। समझ रहे सर? ब्रोकरेज फर्म को पूरा का पूरा 15 लाख का पेनल्टी। अभी मेरा स्टूडेंट बोल रहा था कल हम लोगों को ऑफिस से नॉर्मली 5-6 में छोड़ देता है, कल 8 बजे तक बिठा के रखा। क्यों? सबको ज्ञान मार रहा था मैनेजर, क्योंकि कंपनी में प्रॉब्लम हुआ है तो मैनेजर को सबसे पहले प्रॉब्लम होगा। अब मैनेजर डांट खा रहा है, ऊपर से मैनेजर अब डांट दे रहा है लोगों को। ऐसा हालत, 15 लाख का लॉस कमती होता है सर। पूरा एक महीने का इनकम हो गया होगा कंपनी का। 15 लाख पूरा एक मंथ का इनकम होगा। इस ये जो फार्म है, इस फार्म में एक फ्लोर में 100-150 लोग काम करता है, सबका मिनिमम सैलरी है 20 से 30 हजार। ठीक है, तो जस्ट इमेजिन करो, मैंने पूरा बिजनेस का एक महीने का कोलकाता का इनकम पूरा चला गया उसे। कोर्ट इतना बड़ा पर उसको पेनल्टी ठोक दिया। तो मेरा कहने का मतलब बस इतना था कि लॉ अगर प्रॉपरली नहीं जानेंगे तो प्रॉब्लम हो जाती है। ये तो टैक्स है। अच्छा, तो बेसिक लिमिट 2,50,000 और 3 लाख विल नॉट अवेलेबल फॉर विनिंग। मैंने आप केबीसी जीत के ये नहीं बोल सकते कि मेरा 2.5 लाख पहले एडजस्ट करो, उसके बाद बाकी 2.5 लाख में मैं टैक्स दूंगा, ये सब बात नहीं चलेगा। नेक्स्ट, अच्छा और एक चीज, एक्सपेंडिचर बेनिफिट भी नहीं मिलेगा। मानो तुम केबीसी में 5 लाख जीते, ठीक है, या 5 करोड़ जीते, चलो मैं 5 लाख सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, और तुमने मानो केबीसी जाने के लिए, केबीसी में पार्टिसिपेट करने के लिए यहाँ से फ्लाइट करके गए, फ्लाइट का खर्चा पड़ा, वहां पर होटल में जाके रुके, होटल का खर्चा पड़ा, से फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा 50,000 का चार्ज पड़ गया ओनली टू पार्टिसिपेट इन केबीसी। क्या तुम ये 50,000 माइनस कर सकते हो? ठीक है, वही बोला, नो एक्सपेंडिचर बेनिफिट इज अवेलेबल फ्रॉम विनिंग। लेकिन नॉर्मल बिजनेस के केस में अगर आप तुम कुछ खर्चा करते हो या कैपिटल गेन में कुछ एक्विजिशन करते हो, है ना, प्रॉपर्टी जिसको बेच रहे हो उसका एक्विजिशन कॉस्ट को हम लोग माइनस कर पाते हैं, बट यहाँ पर इस तरह का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा। ठीक है, एक काम करेगा, थोड़ा ये वाला फैन ऑफ कर देगा। हाँ एकदम देख, टॉप में एकदम टॉप वाला जो स्विच है उसका इधर वाला, इधर वाला। रूम ठंडा हो गया काफी। फिर हम लोग और भी कुछ इनकम के बारे में जाने थे, लाइक इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, है ना। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज मैंने, जैसे अगर हम लोग शेयर मार्केट में काम करते हैं, मानो बिजनेस है मेरा, ठीक है, तो मैं शेयर को, शेयर के बेसिस में मेरे को इंटरेस्ट इनकम आ रहा है, या म्यूचुअल फंड्स वगैरह के केस में। तो यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट है कि अगर मेरा शेयर का या सिक्योरिटीज का बिजनेस चलता है तो इनकम तो पीजीपीपी में जाएगा, बट अगर ये जस्ट मैं आदत मैंने दूसरे नॉर्मल मेरा मार्केट में इन्वेस्टमेंट है उसमें से मेरे को डिविडेंड या इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है। मैंने डिवेंचर में इन्वेस्ट किया, मैंने लास्ट दिन लॉ में नहीं पढ़ा रहा था, डिवेंचर कंपनी लॉ में, है ना। तो मैंने डिवेंचर में इन्वेस्ट किया, तो डिवेंचर के बदले मेरे को इंटरेस्ट मिल रहा है। तो ये सब इंटरेस्ट इनकम, अगर मेरा ये बिजनेस नहीं, जैसे से फॉर एग्जाम्पल क्या, अगर मैं मेरे एंगल से बोल रहा हूँ, मेरा मेनली इनकम होता है कोचिंग देके, ठीक है। तो कोचिंग से जो मैं कमाता हूँ ये मेरा रेगुलर बिजनेस है, ठीक है। लेकिन मैं साथ साथ साइड बाय साइड इन्वेस्टमेंट भी करता हूँ, तो वहां से जो मेरे को इनकम हो रहा है,
तो उस इनकम को क्या मैं बिजनेस इनकम मानूंगा? नहीं। कहाँ बोलूंगा उसको? अदर सोर्स बोल। समझे? इसके साथ साथ और भी चीजें बोला था, जैसे कि रिसिप्ट विदाउट कंसिडरेशन। जैसे कल राखी गया, भाई बहन लोगों को एक दूसरे को बहुत गिफ्ट दिया दी होगा, है ना? नॉर्मली हमारे भारत में होता है, स्पेशली नॉर्दर्न इंडिया, दिल्ली, राजस्थान, ठीक है, उत्तर प्रदेश, बहुत ज्यादा चलता है राखी। बिग फेस्टिवल मारवाड़ी लोगों का तो बहुत बड़ा है, बाकी सभी का है। नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में राखी एक बहुत ही अलग ही लेवल में चला जाता है, लाखों करोड़ का बिजनेस हो जाता है। इसके लिए अगर आप इसको समझना है, कोलकाता में, ऐसे कोलकाता इज नॉट एग्जैक्ट नॉर्थ इंडिया, इट्स अ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, लेकिन यहाँ पर भी नॉर्दर्न कल्चर काफी देखने को मिलता है, क्योंकि ओवरऑल इंडिया का नॉर्दर्न पार्ट में ही भी आता है ये। इंडिया अगर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करो दो हिस्से में आता है ना, साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया। एक्सटेंड करके हम लोग किसी को वेस्ट और साउथ ईस्ट बोल सकते हैं, बट ओवरऑल इंडिया का जो स्ट्रक्चर है उसमें एक नॉर्थ है एक साउथ है, सिंपल। ठीक है? तो लेकिन यहाँ पर राखी को लेके बंगालीज के अंदर होता है, बट ये एक बहुत बड़ा फेस्टिवल्स नहीं, एक नॉर्मल फेस्टिवल्स। बट मारवाड़ीज, गुजरातीज, इनके लिए राखी इज अ बिग फेस्टिवल, बिग बिग फेस्टिवल। इवन सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया, मध्य प्रदेश, फिर तुम्हारा उत्तर प्रदेश का एक कुछ एरिया, इवन तुम इसका एक झलक देखना चाहते थे तो फिर आपको बड़ा बाजार जाना चाहिए। बड़ा बाजार में एक एरिया है कलाका स्ट्रीट में, आप राखी के एक हफ्ता पहले कभी वहां पर जाना। इस बार तो चला गया, नेक्स्ट ईयर। ठीक है? कलाका स्ट्रीट, आप बस देख के आना कि क्या दुकान लगता है, पूरा ब्लॉक हो जाता है, पूरा ब्लॉक, इवन रोड में गाड़ी नहीं जा सकता, इतना भीड़ होता है। 3 फेस्टिवल्स कलाका स्ट्रीट में बहुत भीड़ होता है, एक होली के टाइम पे, एक दिवाली के टाइम पे, और एक राखी के टाइम पे। मैंने एक पर्टिकुलर एरिया, मैंने प्योर, मैंने नॉर्थ इंडियन एक अलग लेवल में खर्चा करते हैं। मैंने इतना बड़ा बड़ा दुकान लगता है ना, दुकान देख के पागल हो जाओगे। कम से कम राखी, नॉर्मल राखी को बस पैकेजिंग करेगा, ये देखो ना, ये सब, ठीक है, ऐसा पैकिंग करेगा। नॉर्मल दुकान में खरीदने जाओगे तो ऐसे तो नॉर्मली 20-25 का राखी होना चाहिए, जोर से जो 30-40, लेकिन इसी को पैकेजिंग करके 150-200 एक एक राखी बेचता है। मैंने एक्चुअली में इतना दाम है ही नहीं, लेकिन बस एक एक दिन का बिजनेस है, भयंकर बिजनेस होता है, मैंने आउट ऑफ इमेजिनेशन। तो जो भी हो, अभी इस राखी को बेस करके मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि राखी में नॉर्मली गिफ्ट लेन देन का एक चलता है। तो एक सर्टेन लेवल ऑफ गिफ्ट तो इट्स ओके, बट नॉर्मली 50,000 तक का लिमिट होता है। मैं अभी पढ़ाऊंगा आपको कि कितना लेवल तक गिफ्ट देने से वो टैक्सेबल होता है, कितना ऊपर जाने से वो टैक्सेबल हो जाता है, इसका एक कॉन्सेप्ट है। एग्रीकल्चर इनकम नॉर्मली एग्जेम्प्टेड होता है, बट अगर आपका फॉरेन में एग्रीकल्चरल जमीन है और वहां से इनकम कर रहे हो तो टैक्सेबल है। रेंट फ्रॉम ए वैकेंट लैंड, आईफोस, बैंक इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन कंपनी डिपॉजिट्स, टैक्सेबल मैंने आईफोस। रेमुनरेशंस टू एमपी एमएलए, ये जो एमपी एमएलए लोगों को मिलता है ना सरकार से, ये सब आधा सोर्स में आता है। की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी, रेंट फ्रॉम सबलेटिंग, फैमिली पेंशन, रेंट फ्रॉम लेटिंग आउट ऑफ प्लांट मशीनरीज, रॉयल्टीज एक्सेट्रा। ये सब मोटा मोटी एक पहचान देने का मैंने आपको कोशिश किया। यही सब चीजें नॉर्मली अदर सोर्स में आता है। चलो एक काम करते हैं, एक छोटा सा आइडिया के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, ज्यादा नहीं। एक एग्जाम्पल लिखो। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन।
previous year 23-24. Just income from salary. Say for example 3 lakh. Income from house property. Say for example 2 lakhs. Income from BP, PGBP. PGBP. Maybe 1 lakh. Income from capital gain. Income from capital gain. और इसमें एक LTCG दे दो, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दे दो। मैं एक्चुअली एक ओवरऑल क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे एक क्वेश्चन के अंदर आधा सोर्स हो सकता है। ठीक है, एक LT111A दे दो और एक ST111A दे दो। LTCG दे दो सर 20,000 का, STCG दे दो 2 लाख का, LT111A दे दो सर 1 लाख का, S3111A दे दो 50,000। एक्चुअली ये सब कैपिटल गेन का सेक्शन है। इनकम अंडर द हेड IFOs, इसमें एक चीज देता हूँ बैंक इंटरेस्ट और एक दे देता हूँ सर विनिंग। ठीक है, एक बैंक इंटरेस्ट दिया और एक विनिंग दिया, कितना देंगे। इसमें बैंक इंटरेस्ट का डेटा दे दो सर 20,000 का, विनिंग का दे दो सर 1 लाख का, 1 लाख का। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है, कैलकुलेट टैक्स लायबिलिटी। कैलकुलेट टैक्स लायबिलिटी। सर इंटरेस्ट और विनिंग कितना था? इंटरेस्ट था 20,000 का और विनिंग था 1 लाख का। ठीक है, एकदम सिंपल एक क्वेश्चन है, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना। सभी इनकम को जोड़ो पहले, जितना इनकम है उसको पहले जोड़ दो। जैसे ऐसे कोई भी क्वेश्चन का आंसर करने के पहले ये टोटल इनकम का एक झलक दिखा रहा हूँ सर। टोटल इनकम का क्वेश्चन का एक झलक है। टोटल इनकम माने एक इंसान का मैक्सिमम जितना सोर्स से इनकम हो सकता है वो सारा सोर्स आपको दे देगा और फिर पूछेगा बताओ कि टैक्स लायबिलिटी क्या हो। रियल लाइफ में यही काम करना होता है। ठीक है, लेकिन इंडिविजुअली एज ए प्रैक्टिशनर्स आपको हर एन ईच एंड एवरी हेड का कैलकुलेशन आना चाहिए। कैपिटल गेन को डिटेल्स में आना चाहिए, अदर सोर्स को आना चाहिए, सैलरी आना चाहिए, PGBP आना चाहिए, हाउस प्रॉपर्टी आना चाहिए, क्योंकि ईच एंड एवरी हेड का अपना अपना एडजस्टमेंट है। ठीक है, ऐसा नहीं कि ये जो मैंने इनकम दिया ये सब कैलकुलेट किया हुआ है। मैं आपको यहाँ पर सैलरी इनकम हाउस प्रॉपर्टी इनकम कैलकुलेट करने के लिए नहीं बोला। नॉर्मली जो क्वेश्चन डिफिकल्ट का कॉन्सेप्ट कहाँ से आता है कि आपको क्वेश्चन के अंदर जो भी एडजस्टमेंट है ना वो सब कुछ दे देगा और फिर आपको सैलरी कैलकुलेट करना पड़ेगा, हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट करना पड़ेगा, PGBP कैलकुलेट करना पड़ेगा, तब वो डिफिकल्टीज लेवल में आ जाता है। लेकिन ये क्वेश्चन एकदम एक सिंपल है कि हमें टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेशन करना है और हमें डिफरेंट इनकम मिला है तो कैसे हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो हेडिंग में ऐसे लिखना पड़ता है सर, स्टेटमेंट ऑफ computation of net income for assessment year
24, 25 relevant to previous year 23, 24 ऐसा हेडिंग देना पड़ता है सर, ठीक है। फिर यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा इनकम फ्रॉम सैलरी, माने जितना इनकम है लिख लिख के जोड़ो। सैलरी से कितना इनकम है, 3 लाख का। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना है, 2 लाख का। सब कैलकुलेट किया हुआ है, तो हम लोग ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। पीजीबीपी कितना करेंगे सर, 1 लाख ना। सब इनकम जोड़ देंगे सर, और कुछ नहीं करना। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, कैपिटल गेन में जितना अलग अलग नाम है सब अलग नाम से ही देना, क्योंकि इसका कुछ रीजन है। एलटीसीजी कितने का है, 20,000 का। एसटीसीजी कितने का है, 2 लाख का। लॉन्ग टर्म 111A कितने का है, 1 लाख का। और ST111A कितने का है, 50,000। लॉन्ग टर्म 111A और शॉर्ट टर्म 111। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म 111A शायद अभी हटा दिया है, एक सेकंड। हंड्रेड 11 STCG और 112, 1 लाख का 10%। एक काम करो सर, वो जो मैंने लॉन्ग टर्म मैंने 111 ये लिखा ना, उसको चेंज करके ना आप लोग LT 112 पे कर दो तो सर। एक 112 ए कर दो उसको। ठीक है, उसको 112 पे कर दो तो फिर सुविधा होगी। ये इसको 112 कर दो, सॉरी। ST111 है और इधर क्या लिखेंगे, 112 है। क्वेश्चन में भी चेंज कर दो, LT 112 है, ठीक है, क्वेश्चन में भी। अच्छा, तो ST111 कितने का हो गया, 50,000। सब कुछ दे दिया। अच्छा, आधा सोर्स बाकी है। इनकम फ्रॉम आई फोर्स, इसमें क्या है सर, बैंक इंटरेस्ट है। बैंक इंटरेस्ट कितने का है सर, 20,000 का। और एक चीज क्या है सर, विनिंग। विनिंग कितने का है, 1 लाख का, है ना। 1 लाख का विनिंग, 1 लाख का विनिंग है, उसको पुट कर। अब सभी इनकम को टोटल करके मुझे बताओ कितना हुआ। टोटल करके बताओ, कैलकुलेटर लिया, कब लेगा, ले ले सर, कैलकुलेटर चाहिए। ऑनलाइन में सब कोई कर रहे हो सर। कर रहा हूँ सर। बोलो, इजी है, बहुत इजी है, फटाफट बट प्लस करो और बोलो।
कितना? हाँ 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 हाँ, सब प्लस हो जाएगा। 3 2 5 6, 6 लाख 6 लाख 6 लाख 6 लाख, 8 लाख 8 लाख, 9 लाख 9 लाख, 9 लाख 40, 9 लाख 10 लाख 10, और इधर आपका हो रहा है 11 लाख 10 हजार कुछ हो रहा है क्या? 10 लाख 10,000 हो रहा है। हाँ, 9 9 लाख 90 हो रहा है। 10 लाख 90 हो रहा है, वही मैं पूछा। क्या मैच किया सबका? एक बार मुझे बताओ ना सर, 10 लाख 90 हो रहा है क्या? यस सर। ठीक है। तो मेरा, इसको बोलते हैं सर ग्रॉस टोटल इनकम, जीटीआई। ठीक है। यहाँ से एक्चुअली हमें क्या करना पड़ता है, एज पर द रूल्स, देयर इज अ रूल्स, उसको बोलते हैं डिडक्शंस। क्या बोलते हैं उसको? डिडक्शन। मैं आपको छोटा सा झलक दिखा रहा हूँ सर, ठीक है। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C टू 80U। ठीक है। ये क्या होता है 80 से 80U? बेसिकली अगर क्वेश्चन के अंदर ना LIC प्रीमियम का डेटा दे दिया हो, अगर क्वेश्चन के अंदर प्रोविडेंट फंड का इन्वेस्टमेंट का डेटा दिया हो, मेडिकल इंश्योरेंस का डेटा दिया हो, हेल्थ इंश्योरेंस का, या फिर मेडिकल, बेसिकली मेडिक्लेम देता है, या फिर नेशनल पेंशन स्कीम का कुछ दिया हो, पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट करने का, रिलीजियस ट्रस्ट को डोनेट करने का, या फिर आपका कोई फैमिली में हैंडीकैप्ड है, जिसके लिए मैंने फिजिकली चैलेंज्ड है, ठीक है, इनके लिए कुछ खर्चा करना पड़ता है, ठीक है, तो ये सब डिडक्शंस के तौर पे मिलता है। करेंटली इन आवर क्वेश्चन देयर इज नथिंग। ठीक है। तो हम लोग क्या कर देंगे इसको? नहीं, लेकिन फॉर्मेट में दिखाएंगे। ठीक है। क्या होता है ना, हर किसी को मिलता नहीं है डिडक्शंस। रियल में भी हर किसी को डिडक्शंस मिलता भी नहीं है। डिडक्शंस पाने के लिए वो कंडीशन फुलफिल होना पड़ता है। जैसे मानो अगर तुमने LIC प्रीमियम भरते ही नहीं, ठीक है, तो LIC प्रीमियम अगर भरते हो ना, सपोज आप एक ऐसा स्कीम चूज किया हो, मानो कि एंडोमेंट स्कीम 1 करोड़ का प्लान है, माने आपके मरने के बाद आपको 1 करोड़ मिलेगा, उसके लिए आप अभी प्रीमियम भरते हो। आपके मरने के बाद तो आपको तो नहीं मिलेगा, आपके डिसेंडेंट्स को मिलेगा, फैमिली पर्सन को मिलेगा। तो बेसिकली आप मानो एवरी मंथ 10,000 का प्रीमियम भरते हो, एवरी मंथ 10,000। तो अगर एवरी मंथ 10,000 का कोई अगर LIC प्रीमियम भरता है, 10,000 इंटू 12, एक साल में 1,20,000 का प्रीमियम होता है। रूल कहता है कि मैक्सिमम 1,50,000 तक छूट मिलता है। मैंने 1.5 लाख तक अगर आप प्रीमियम भरते हो, तो 1.5 लाख तक का प्रीमियम आपको डिडक्शन के तौर में मिल जाएगा। मैंने इसका इनकम 10,90,000 था, इसमें से 1.5 लाख माइनस हो जाएगा मैक्स टू मैक्स। लेकिन इस केस में अगर 10,000 करके प्रीमियम है तो कितना बनना चाहिए? 1,20,000। समझे? डोंट वरी, आगे आगे ऐसा क्वेश्चन भी मैं कराऊंगा। फिलहाल मैं एक सिंपल आइडिया दे रहा हूं, इसलिए मैं डिफिकल्टीज लेवल को थोड़ा सा कम रखा। तो 10,90,000, यहाँ पर 80C से 80U क्या हो गया? नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं था। तो आपका नेट इनकम भी कितना हो गया? 10,90,000। अब हमें क्या करना है? टैक्स लायबिलिटी। यही है इस क्वेश्चन का सबसे लोचा वाला पार्ट। क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर कुछ माथा खराब करने वाला चीज है। समझाता हूँ क्या माथा खराब हुआ है। ये जो 10,90,000 मेरा इनकम है सर, इसमें देखो मेरा कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ इनकम, जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में मैंने विनिंग से कमाया। कहाँ से कमाया? विनिंग से। नॉर्मली वी ऑल नो दैट, हम लोग हर क्लास में कहीं ना कहीं चर्चा करते हैं, हम सबको थोड़ा बहुत पता है, क्योंकि बाकी जो लोग बेसिक का पूरा कर चुके हैं उनको तो पता ही है टैक्स रेट का है। कर चुके हो सर? बेसिक कंप्लीट हुआ? हुआ सर? रेट पढ़े ना उधर? टैक्स रेट लिखा है ना सर नोट्स पर? तो इसमें अगर हम ऐसे इंडिविजुअली आपको टैक्स रेट दिखाऊं, तो टैक्स रेट ये कहता है
कि मेरा जितना इनकम होगा उसके ऊपर मेरा स्लैब लगता है। क्या लगता है? मेरा स्लैब हो जाता है। जैसे 10,90,10,90, इसका मतलब है इफ यू आर फॉलोइंग दिस एरिया तो आपका अप टू 3 लाख का स्लैब के अंदर आप आ जाओगे, और अगर आप ओल्ड टैक्स फॉलो कर रहे तो फिर ओल्ड के अंदर आओगे। मैं यहाँ पर जानबूझ के न्यू को छोड़ के ओल्ड पे ही बात करता हूँ, ठीक है? मैं इसको मैंने जस्ट ऐसे ही लीव करता हूँ नॉर्मली। सर अब आप बोलोगे सर एग्जाम में क्या करना है? सर एग्जाम में बोल देता है, एग्जाम में क्या बोलेगा कि शिफ्टेड आउट बोल के एक शब्द यूज करता है। द पर्सन इज शिफ्टेड आउट फ्रॉम द न्यू टैक्स रेजिम, ठीक है, और द पर्सन इज फॉलोइंग द ओल्ड टैक्स रेजिम, ऐसा करके बोल देगा। सर अगर कुछ नहीं बोला तो आप अपने हिसाब से अज्यूम करके आना। सर ये एक्चुअली आज के डेट में हमारे देश का सबसे क्रिटिकल एरिया है, 2 टैक्स स्लैब्स। सर ऐसा क्यों किया सरकार? दो दो ऐसे पहले नहीं था कभी, ये रिसेंट चल रहा है, ये लास्ट 2 साल से चल रहा है, पहले नहीं था। पहले तो ये ऑप्शनल था, ये ऑप्शनल था, अभी ये ऑप्शनल हो गया है। मैंने लास्ट ईयर तक जो मेरे पास टैक्स पढ़ा है, अगर तुम क्लास फॉलो करोगे उसमें मैं इसको ऑप्शनल बोल के पढ़ा है, और इसको मैंने मैंडेटरी बोल के पढ़ा है, डिफॉल्ट बोल के पढ़ा है। अब देखो टैक्स कितना भयंकर चीज है। कोई मानो यूट्यूब से किसी का क्लास फॉलो कर रहा है, हो सकता है कि मेरा ही कोई पुराना क्लास किसी को मिल गया हो, ठीक है, तो उसने देखा नहीं कि कब का क्लास है। नॉर्मली यूट्यूब में ना पुराना वीडियोस को भी काफी, जो लोग यूट्यूब को बहुत अच्छे से फॉलो करता है, मैंने प्रिपेयर करता है यूट्यूबर की तरह, मैंने पूरा सजा के देता है उसमें, देखना कि वो पुराना वीडियोस को भी ना न्यू अपलोड करके डाल देता है। जैसे मैं तो ऐसा यूट्यूब को कुछ मेंटेन कर नहीं पाता, इच्छा तो मेरे को भी होता है, बट मैं कर नहीं पाता उसको सजा धजा के, ठीक है, मेंटेन नहीं कर पाता। मैंने क्लास ले लेके थक जाता हूँ और उसके बाद इतना माथा खराब नहीं करता। कभी कभी सोचता हूँ कि थोड़ा यूट्यूब को, जैसे 2 दिन छुट्टी मिला था ना, सोच रहा था कि यूट्यूब को थोड़ा सजाना पड़ेगा, ठीक है, हर क्लास को, जो पुराना क्लास है उसको भी न्यूली अपलोड कर देने से उसमें भी व्यूज बढ़ता। लेकिन क्या होता है कि पुराना चीज को भी अगर तुम फिर से डाल दो ना, तो उसमें क्या दिखेगा, आप मैंने 1 मंथ बैक, या फिर न्यू आपको दिखेगा कि वो नया है। समझ रहे सर? लेकिन अगर पुराना चीज पुराना रह जाए, जैसे मैं कुछ करता नहीं हूँ तो मेरा वीडियोस को दिखाता है कि 1 साल पुराना, 2 साल पुराना, ऐसे दिखाता है, ठीक है। लेकिन काफी लोग क्या करता है, पुराना चीज को फिर से दिया अपलोड करेगा तो न्यू बन जाएगा, मैंने यूट्यूब पर्सपेक्टिव से न्यू बन जाएगा, सिंपल। अब मानो तुम न्यू वीडियो बोल के ही देख लिया, अब तुम्हारे दिमाग में थोड़ी ना इतना सारा चीज काम करता है कि रेट का क्या खेल है, नहीं है, तुम लोग तो भी सीख रहे हो। अब मानो तुमको कोई पुराना वीडियो मिला और तुम वहां पर देख रहे हो कि नहीं 115 बीएससी के तो ऑप्शनल बोल रहा है और नया को तो डिफॉल्ट बोल रहा है। लेकिन आजकल तो हम लोग क्लास में सर उल्टा ही पढ़ा रहा है फिर। इसीलिए ये सब मैं, यूट्यूब का जो एजुकेशन सिस्टम है, ये सोशल मीडिया है ना, इसका कोई गारंटी नहीं, सिंपल बात। उसमें चाहे कोई बच्चा मेरा वीडियो देखे या किसी और का वीडियो देखे, बट इसका कोई गारंटी नहीं कि आप सही सीख रहे हो, इसका कोई गारंटी, क्योंकि वो सोशल मीडिया है, उसमें तुमको सही गलत का पता लगाना बहुत मुश्किल है। हाँ कुछ कंटेंट भरा पड़ा है, जो मांगोगे वो मिलेगा, लेकिन उसका ऑथेंटिकेशन का दावा नहीं किया जा सकता। समझे कुछ? सोशल मीडिया है, सुन रहे हो सुनो, अच्छा बुरा भला खुद पता है तो आइडेंटिफाई कर पाओगे, नहीं तो फंस जाओगे। क्यों बोला समझ में आया? एक ही डेटा में 6 महीना पहले पढ़ाया, इसको ऑप्शनल पढ़ा, इसको डिफॉल्ट पढ़ाया, अभी पूरा स्वैप हो गया। अब ये डिफॉल्ट हो गया है और ये ऑप्शनल हो गया है। समझ में आ रहा है? ऐसे क्या, कैसे गारंटी दूं मैं आपको कि यूट्यूब का हर एक कंटेंट जो भी आप पढ़ रहे हो उसमें से आपको एकदम सही ज्ञान मिल रहा है? ठीक है, ऐसे ज्ञान तो मैं भी देखता हूँ, ऐसा नहीं मैं यूट्यूब नहीं देखता, मैं मेरे पसंद का कोई दूसरा चीज देखता हूँ। मैं ये सब नहीं देखता, जो मैं, मेरा सब्जेक्ट का कोई भी चीज मैं यूट्यूब में नहीं देखता। पागल है, माथा खराब हो जाए। रोज जो चीज पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं उस चीज को फिर से यूट्यूब में कौन सुनता है? जो मेरा टॉपिक नहीं है वही सिर्फ सिर्फ चीज सुनना मन करता है, बोर हो जाएगा इंसान। हाँ, सारा दिन इसी टॉपिक को सुन के क्या करेगा, माथा खराब हो जाएगा। मेरा टॉपिक तो नहीं सुनता,
बट दूसरा टॉपिक दूसरी चीजों का, जैसे कल एक डायनासोर के पीछे पड़े, ठीक है, एक डायनासोर मिला ब्राजील में, डायनासोर का एक ये मिला, क्या बोलते हैं इसको, हाँ, स्केलेटन, मैंने स्केलेटन प्रॉपरली नहीं, मैंने इसको क्या बोलते हैं सर, अरे जो पत्थर के साथ फॉसिल्स, फॉसिल्स मिला, ठीक है, उसका फॉसिल्स का ही साइज मिले से 9 फीट का। बहुत बारिश हुआ है ब्राजील में, ऐसे तो वहां पर बारिश ऐसे भी बहुत होता है, ठीक है, वो अमेज़न है ना पूरा उधर, तो इतना बारिश के कारण एकदम इंटीरियर में जाके मिट्टी पूरा एकदम हट गया और पूरा एक फॉसिल्स मिला डायनासोर का। हिसाब लगाया जा रहा है कि जो फॉसिल्स मिला है अगर वो सही तरह से प्रूव हो जाए तो वो अभी तक का मिला हुआ सबसे बड़ा डायनासोर का साइज हो सकता है, और ऐसा साइंटिस्ट दावा कर रहे हैं। तो वो देखने के बाद मेरे को डायनासोर के बारे में जानने का बड़ा इच्छा पड़ा। ऐसे हिसाब कर रहा था कि डायनासोर आज से कितना साल पुराना था, बोल पाओगे? कुछ 65 या 6.5 ऐसा कुछ याद आ रहा हाँ, अप्रोक्स 6 करोड़ बैक, माने अगर ईयर वाइज बोला जाए इंडियन भाषा में 6 करोड़ साल पहले, ऑलमोस्ट 6 करोड़। हम लोग हमारे देश में पुराना चीज बोलते हैं नॉर्मली, हमारे हिंदू शास्त्र में जो रामायण महाभारत है इसको पुराने बोलते हैं, ठीक है, पुराण बोलते हैं। इसका एज है राम जी का, नासा ने राम जी का एज डाला था, जो हमारे रामायण से, रामचरितमानस से मिला था, वहां से नासा को दिया गया था कि राम जी का डेट ऑफ बर्थ पुट करो, इस हिसाब से पूर्णिमा अमावस्या जो भी हिसाब था, तो पुट करके पता चला कि राम जी का जन्म आज से 7,500 साल पहले अप्रोक्स, एज पर नासा कैलेंडर जो हम लोगों ने दिया था, और नासा के सिस्टम के हिसाब से पीछे जाके मिला कि 7,500, ठीक है। महाभारत का एज दिया गया था, महाभारत का एज 5,500 साल पुराना। हम लोगों को प्रूफ नहीं मिलता है प्रॉपरली, तो हम लोग बोल देते हैं कि माइथोलॉजी, ठीक है। अब डायनासोर क्योंकि प्राणी था, उसका स्केलेटन मिल रहा है, ठीक है, तो उसका भी हिसाब करके कार्बन डेटिंग करके पाया गया है कि अप्रोक्स 6.5 करोड़ बैक, तो ये जो स्केलेटन मिला है, तो ये स्केलेटन भी अगर बोल रहे हैं कि हाईएस्ट हो सकता है, स्केलेटन का सिर्फ ये साइज ही मिला है 9 फीट का, और स्केलेटन नहीं हुआ, वो फॉसिल्स है, तो फिर स्केलेटन कितना बड़ा होगा? अरे फॉसिल तो मैंने एकदम दब दब गया है, एकदम छोटा पार्ट होगा, मैंने कुछ भी नहीं, तो फिर ओरिजिनल साइज कितना होगा? और अगर चमड़ा के साथ होगा तो और कितना बड़ा होगा? हाँ, जब सारा कॉन्टिनेंट एक था, जब पेंजिया था, तब तब था, मैंने जब ये वर्ल्ड अलग नहीं हुआ था, मैंने हम लोग अलग अलग कॉन्टिनेंट नहीं बना था, तो उसके पीछे पड़ गया, तो मैं डायनासोर के बारे में खबर होता चले डायनासोर का मतलब क्या है, ठीक है। तो उसमें मैंने कल एक चीज एक ये किया कि डायनोसॉरस, ऐसे ही नॉर्मल बोल रहा हूँ, टैक्स से हट के, थोड़ा कभी कभी मैं भी बोर हो जाता हूँ। तो डायनो शब्द का मतलब मुझे पता चला, इट्स ग्रीक वर्ड से आया है, वो लोग बोल रहे हैं। डायनो का मतलब होता है ग्रीक वर्ड में, इंग्लिश करो तो उसका मतलब होता है टेरिबल। टेरिबल मैंने डरावना, जिसको टेरिबल बोलते हैं ना। और सॉरस शब्द का मतलब होता है लीजर्ड, माने छिपकली, ठीक है, जो उसका छोटा वर्जन है। एक बड़ा वर्जन है इंडोनेशिया में, कोमोडो ड्रैगन, जो लिजर्ड का सबसे बड़ा वर्जन अभी भी है, बहुत डेंजरस है कोमोडो ड्रैगन, मैंने डायनासोर का छोटा वर्जन बोल सकता हूँ। तो टेरिबल एंड लिजर्ड इज कॉल्ड डायनोसोरस। फिर मैं डायनो शब्द का पीछे पड़ गया कि क्या सच में डायनो शब्द ग्रीक का है। फिर मुझे अपने एक हिंदी भाषा याद आया, संस्कृत का। हम लोग हमारे यहाँ पर एक इंग्लिश वर्ड है विच, बोल के जानते हो, विच बने चुड़ैल बोलते हैं ना, हाँ चुड़ैल। तो चुड़ैल को हिंदी में और एक शब्द बोलते हैं डायन, समझ रहे हैं? तो ये डायन शब्द से ही डायनो शब्द कनेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि ग्रीक भी वही बोल रहा है टेरिबल, चुड़ैल, और हम लोग इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, डायन। फिर मैंने सॉरस वर्ड का थोड़ा सा ढूंढा, तो संस्कृत में मैं एक्चुअली ढूंढा कि संस्कृत में लिजर्ड को क्या बोलता है, तो मुझे पता चला संस्कृत में लिजर्ड को बोलते हैं सरट या सरस, ऐसा। तो क्या क्वेश्चन है, डोंट नो,
यार डायनासोरस शब्द संस्कृत से आया है, लेकिन भारत में अभी तक डायनासोर का खोज नहीं मिला। हाँ, ग्रीक लैंग्वेज तो संस्कृत से ही जनरेट हुआ है ना, तो इसीलिए मैं थोड़ा पीछे पड़ गया था। डायनासोरस संस्कृत से आया है, लेकिन अब झगड़ा हो सकता है। लेकिन मुझे प्रूफ मिला कि डायन और डायन एक, और डिजर्ट का संस्कृत नाम है सरत, तो डायनोसरत, फिर वहां से वो लोग अपने हिसाब से सॉरस, डायनोसरस, जो भी हो। चलो, मैं ये सब चीज करता रहता हूँ जब भी मुझे जैसे कल छुट्टी था, बोले चलो यार, मिल गया एक ब्राजील का एक डायनासोर, फिर मैं उसके पीछे पड़ गया, चलो डायनासोर के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा। बड़ा मजा आता है। ऐसे मैं जुरासिक पार्क का हर एक सीरीज देख चुका हूँ। आप लोग देखे हो? जुरासिक वर्ल्ड का जितना सीरीज है सब हाँ देख सर, चुका सारा देखे। हूँ। और ऐसे बारिश के मोमेंट में देखो सर, डरावना एकदम, लगेगा कि सामने खड़ा है। ऐसा बारिश होगा, ऐसा कड़कड़ कड़कड़ आवाज होगा, घर में अंधेरा करके चला दो डायनो जुरासिक पार्क। बाप रे, रात को लगेगा कि डायनासोर सामने ही खड़ा है। एक्सपीरियंस होता है ना, ऐसे सामने आ जाता है। चलो छोड़ो, नहीं तो बोलेगा सर डायनासोर का कहानी सुना रहा है, पढ़ा नहीं रहा है। अच्छा, तो पॉइंट इज, अच्छा एसी ऑफ कर दे सर, क्योंकि बिजली कड़क रहा है इसमें। एक सेकंड होल्ड करो तो सर, एक सेकंड होल्ड। चलो क्वेश्चन को कंप्लीट किया। तो पॉइंट इज, नॉर्मली तो पूरा इनकम को स्लैब में डाल देना चाहिए, लेकिन ये पूरा इनकम स्लैब में नहीं जाएगा सर, क्योंकि अभी मैं आपको एक चीज दिखा रहा था, कैपिटल गेन के अंदर अलग अलग टैक्स रेट। जैसे कि मैंने क्वेश्चन के अंदर 111 ये दिया है ना, मैंने क्वेश्चन के अंदर 111 ये दिया ना, शॉर्ट टर्म ST111, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111 है, इसका रेट कहता है 15%। ठीक है, मैंने आपको 112 ये दिया, इसका रेट है 10%। अच्छा, मेरा क्वेश्चन में लॉन्ग टर्म 111 है, लॉन्ग टर्म 112 है, 1 लाख तक है ना सर क्वेश्चन के अंदर। LT 112 में कितने का है? 1 लाख। तो अप टू 1 लाख है, तो मैं मान रहा हूँ यहाँ पर ये शेयर्स है, ठीक है। तो शेयर्स में कितना रेट लगता है? 10%, ठीक है। तो अलग अलग रेट होने से आपको पहले ना जिसका रेट अलग है वो अलग करना पड़ेगा, माने उसको क्या करना पड़ता है? बाइफरकेट करना पड़ता है। और बाकी कैपिटल गेन में क्या लगता है? 20% टैक्स लगता है। क्या लगता है सर? 20% टैक्स लगता है। सो माई पॉइंट इज वेरी सिंपल सर, इसको पहले बाइफरकेट करो। विनिंग पे कितना टैक्स लगेगा? विनिंग तो अभी मैंने लिखा है आपको 30%, ठीक है। तो विनिंग कितने का है? 1 लाख का। क्वेश्चन चेक करो, @30%, तो कितना हो जाएगा? 30,000। ये किसी के साथ एडजस्टमेंट होगा? विनिंग का कोई एडजस्टमेंट होगा सर? कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा। तो बेसिकली ये जो पूरा 10,90,000 है, यहाँ से 1 लाख विनिंग पे चला गया। नेक्स्ट लिख लो सर, शॉर्ट टर्म 111A, इसमें क्या रेट है सर? अभी अभी दिखाया मैं
15%। रिसेंटली गवर्नमेंट ने इसको चेंज किया, करेंटली इसका रेट 20% हो चुका है। डोंट वरी, अभी भी एग्जाम के लिए एप्लीकेबल नहीं हुआ, तो मैंने अभी तक इसको अपडेट नहीं किया, अगर हो जाएगा तो बोल दूंगा क्लास में। ST 111 है 15%, तो ST 111 कितने का था सर? प्लीज चेक द क्वेश्चन। 50,000। तो शॉर्ट टर्म 111 है 50,000 का है, जिस पे कितना रेट लग जाएगा? 15%। तो ये बन जाएगा मेरा 7,500। क्वेश्चन के अंदर और क्या कैपिटल गेन का पार्ट है? लॉन्ग टर्म 112 है ना? लॉन्ग टर्म 112 कितने का है? 1,00,000। कितना टैक्स लगेगा? कितना होता है? ठीक है। ओ अच्छा, सॉरी सॉरी होगा सर, नहीं। एग्जेम्प्टेड होगा, सॉरी सॉरी, गलत चीज बोल दी। टैक्स एट द रेट 10%। मेरे को कौन बोल रहा है ऑनलाइन? हाँ, एक्सीड करने से टैक्स लगेगा। ठीक है, तो ये जो लॉन्ग टर्म 112 है, मेरा 1,00,000 तक है ना, तो 1,00,000 तक क्या है? नो टैक्स। 1,00,000 तक नो टैक्स, 1,00,000 क्रॉस करने से टैक्स देता। समझे? वेरी गुड सर। तो लॉन्ग टर्म 112 है, तो ऐसा लिख दो, लॉन्ग टर्म 112 है एग्जेम्प्टेड। ठीक है, इसमें कोई टैक्स नहीं है। नहीं, बचा क्या फिर? बचा क्या फिर? तो 1,00,000 नहीं। तो फिर ये 1,00,000 तो इनकम में भी काउंट नहीं करना चाहिए। 10,90,000 में से 112 अगर 1,00,000 तक एग्जेम्प्टेड है, तो इसको तो इनकम में भी काउंट नहीं करना चाहिए। सर, एक चीज छोटा सा गड़बड़ हो गया ना, मतलब मेरा कहने का मतलब है, ये जो 10,90,000 है, इस 10,90,000 के अंदर ये जो लॉन्ग टर्म 112 है, ये 1,00,000 अमाउंट अगर टैक्सेबल ही नहीं है, तो फिर ये इसके अंदर जोड़ के टैक्सेबल हो जा रहा है। मतलब मेरा कहने का मतलब है, तो फिर ये तो टोटल इनकम में भी तो नहीं आना चाहिए, क्योंकि अप टू 1,00,000 तक तो छूट है, 1,00,000 क्रॉस करते तो टैक्सेबल में आता। तो 112 पे अप टू 1,00,000, इसको हम लोग टोटल इनकम कैलकुलेशंस करने के टाइम पे ही एग्जाम कर देंगे, लेस एग्जेम्प्ट। समझ में आया सर? मतलब मेरा कहने का मतलब है कि एग्जेम्प्ट करके 1,00,000 हट जाएगा, ये 1,00,000 टोटल में नहीं आएगा। माने आपका ये इनकम 10,90,000 से 1,00,000 से माइनस कर दो, क्योंकि लॉन्ग टर्म में एक्चुअली इसका अमाउंट मैं भूल गया। लॉन्ग टर्म 112 पे 1,00,000 क्रॉस करने से टैक्सेबल होता है, लेकिन 1,00,000 तो क्रॉस नहीं किया, तो फिर वो टोटल इनकम में काउंट नहीं होगा। टोटल इनकम में काउंट नहीं होगा, क्योंकि 112 में हमें क्या सिखाता है कि 1,00,000 क्रॉस करने से टैक्स है, 1,00,000 क्रॉस करने से 10% टैक्स, लेकिन अप टू 1,00,000 तक कोई टैक्स नहीं। तो फिर ये 10,90,000 क्या हो जाएगा? 9,90,000 हो जाएगा। 9,90,000 हो जाएगा। ये तुम लोग समझा सर बात कि क्या गड़बड़ हो गया? गड़बड़ नहीं, बेसिकली कहने का मतलब है, समझ में आया? अश्रिता, अभिजीत, आर्जो, दर्श, कि यस सर। जब मेरा इनकम टैक्सेबल ही नहीं है, तो फिर मैं उसको टोटल इनकम में काउंट करके, तो टोटल इनकम में भी तो वो टैक्स हो जाएगा, क्योंकि 10,90,000 का पार्ट बन के रहेगा, फिर स्लैब के अंदर भी तो आ सकता है। लेकिन ये तो एग्जेम्प्टेड ही बोल रहे हैं ना, कि इनकम पे टैक्स लगेगा ही नहीं, तो इसलिए मेरा 9,90,000 होगा, और मैं यहाँ से 10,90,000 को क्या कर दूंगा? 9,90,000 का। तो लॉन्ग टर्म 112 इधर हो गया नहीं, एग्जेम्प्टेड हो गया। अच्छा, और कुछ आएगा सर? विनिंग हो गया, ST 111 हो गया, LT 112 हो गया, कैपिटल गेन में और क्या है? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो 2,00,000 का है ना सर, ये स्लैब में आता है, स्लैब के अंदर आ जाएगा।
और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में 20% लगेगा। अच्छा इसका अलग होगा 20,000 का। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन LTCG 20,000 है ना, इसका @20%, तो कितना होता है 4,000 ना, 4,000। ये वाला कॉलम यहाँ से हटा दो क्योंकि वो वहां पर नहीं होगा तो फिर इधर भी नहीं होगा। ये LT112A को यहाँ से काट दो सर, ये जो बाइफर्केशन के अंदर, और इसको नहीं रखना चाहिए क्योंकि टोटल में ही तो नहीं लिए, तो फिर इधर दिखाने का जरूरत नहीं। बात समझ में आया? टोटल से ही तो अलग करती है, तो फिर और इधर दिखाने का जरूरत नहीं है। तो जितना इनकम अलग होना चाहिए था ST111 है, इसका रेट अलग है, LTCG का रेट अलग है। STCG स्लैब में आता है, तो बस 9,90,000 से ये तीनों इनकम को अलग करो, 1,00,000 को अलग करो, 50,000 को अलग करो, और 20,000 को अलग करो। 9,90,000 से ये तीन इनकम को अलग करो क्योंकि इसका अलग रेट है। आदर्श क्या किस में जाएगा सर? आदर्श में जाएगा। कितना हो रहा है 8,20,000। हाँ 9,90,000 से 1,00,000 माइनस होगा, 50,000 माइनस होगा और 20,000 माइनस होगा। 9,90,000 से 9,90,000 माइनस 1,00,000 माइनस 50,000 और माइनस 20,000, ये तीन इनकम माइनस होगा सर। ये तीन इनकम माइनस होगा क्योंकि तीनों के अलग रेट है। बाकी इनकम स्लैब के लिए आएगा। आई थिंक 8,20,000 होगा सर, है ना? 8,20,000 होगा। इसका हिसाब कैसे होगा? ऐसे होगा, ये स्लैब के अंदर आएगा सर, इसका हिसाब स्लैब में आएगा। तो मैं यहाँ पर कौन सा फॉलो कर रहा हूँ? ओल्ड सिस्टम। ओल्ड सिस्टम में क्या रूल बनाएगा सर? अप टू 2,50,000 नील, 2,50,000 टू 5,00,000 5%, 5,00,000 टू 10,00,000 20%। तो कैसे करना है? टैक्स लाइबिलिटी कैसे दूंगा सर? ऐसे देना है मुझे टैक्स लाइबिलिटी। अप टू 2,50,000 @NIL, greater than 2.5 lakh to 5 lakh @5%, 12,500, greater than 5 lakh to 8,20,000। कितना? 5 lakh to 8,20,000 कितना सर? 20%। तो 5,00,000 से 8,20,000 में कितने का डिफरेंस हुआ? 8,20,000 से 5,00,000 को माइनस करो, कितना होता है? 3.2 लाख, है ना? तो 3.2 लाख पे 20% लगाओ, कितना होता है? 3.2 लाख पे 20% लगाओ, कितना होता है? बोलो सर, कोई कुछ नहीं बोल रहा मुझे। 3,20,000 पे 20%, 4,000। कितना बोला सर? 64,000। ओके, यस सर। 64,000, तो प्लस करो 64,000, तो 64,000 और इधर 12,500, कितना हो जाएगा सर? 64,000 एंड 12,500, 76,500। 76,500, 76,500 आ गया। इसके साथ ऐड करना है सर, इसके साथ ऐड करना है सेस, एजुकेशन एंड हेल्थ सेस, कितना है? 4%।
4%. ऐड करके बताओ 76,500 का 4%, 3060. 3060, तो हो जाएगा 79,560। हाँ सर, Yes, sir. ये हो जाएगा मेरा स्लैब के अंदर टैक्स, और ये जो बाकी तीन है मेरा अलग अलग टैक्स, ये सभी मुझे देना पड़ेगा। इसमें एक चीज ख्याल करें सर, क्योंकि मैं आधा सोर्स पढ़ा रहा हूँ, तो आधा सोर्स के लिए विनिंग, अच्छा इसमें बैंक इंटरेस्ट ऐड नहीं किया था मैंने, हाँ किया था 20,000। बैंक इंटरेस्ट एंड विनिंग में विनिंग का झमेला देखा कि कैसे विनिंग को अलग करना पड़ता है। बैंक इंटरेस्ट में भी झमेला रहता है। क्या झमेला रहता है? नॉर्मली 10,000 तक छूट है, 10,000 तक का बैंक इंटरेस्ट एग्जेम्पशन हो जाता है। वो सब में आगे आगे आपको मुझे पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। जब आपको पूरा रूल समझ में आ जाएगा, कौन सा अदर सोर्स का इनकम एग्जेम्प्टेड होता है और कौन सा इनकम टैक्सेबल होता है, इसका बाइफर्केशन अगर पता नहीं कर पाओगे तो फिर अदर सोर्स का क्वेश्चन समझ नहीं पाओगे। ये जस्ट मैंने आपको एक झलक दिखाया कि टोटल इनकम के अंदर अदर सोर्स रहने से आपको करना क्या। इसमें मैंने 2 पार्ट लिया था, बाकी चीज तो अलग अलग चैप्टर का है, लेकिन एक कंप्लीट क्वेश्चन के अंदर, एक कंप्लीट सिचुएशंस के अंदर आधा सोर्स तो हो ही सकता है, क्योंकि एक इंसान की जिंदगी में आधा सोर्स आ ही सकता है। तो जब आधा सोर्स आ जाए तो करना क्या, इसको दिखाने के लिए मैंने ये सिंपल क्वेश्चंस को उठाया, ठीक है। बाकी ऐसा क्वेश्चन आपको बहुत आगे करने को मिलेगा। ये तो जस्ट एक ट्रेलर जैसा था, कुछ भी नहीं था ये, जस्ट टू शो यू कि आधा सोर्स को कैसे बाइफरकेट किया जाता है, या फिर अगर आधा सोर्स के अंदर क्या किया जाता है। जैसे यहाँ पर विनिंग का एडजस्टमेंट आपको पता चले आधा सोर्स के अंदर, क्योंकि विनिंग में टैक्स एडजस्टमेंट नहीं होता, विनिंग में फ्लैट रेट रहता है, तो टोटल इनकम पे कैसे काउंट होगा और फिर उसको अलग कैसे करेंगे। समझा सर? आइडिया लग रहा है ना? चलो सर, थोड़ा प्रोविजंस को पढ़ने के लिए और मजबूत होना पड़ेगा, ये तो बस शुरू हुआ है। चलो मैं आपको थोड़ा सा ना फॉर्मेट पढ़ के सुनाता हूँ कि कैसे एक्चुअली अदर सोर्स का कैलकुलेशंस करने के लिए क्या क्या टॉपिक आपके सामने एग्जाम में आ सकता है। मैंने ऐसे तो वेराइटीज ऑफ पॉइंट हो सकता है, कुछ पॉइंट ऑलरेडी डिस्कस कर दिया, और इसको हम लोग बोलते हैं प्रो फॉर्मा, ठीक है। अभी मैं पढ़ा दे रहा हूँ, ठीक है। अभी लिखने का जरूरत नहीं है, जस्ट मैं दिखा रहा हूँ, आप देखो घर पे ना मेरे से नोट्स कलेक्ट करके इस फॉर्मेट पेपर कॉपी कर देना, ठीक है। प्रो फॉर्मा फॉर कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। अब फॉर्मेट बने, इसके अंदर प्रोबेबल जितना मेन टॉपिक हो सकता है वो सभी चीजें इसके अंदर दिया गया है। कुछ टॉपिक इसके अंदर नहीं है जिसको मैंने कॉपी में लिखा दी, लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट ऐसा होगा जैसे कि डिविडेंड इनकम नॉर्मली टैक्सेबल, है, तो डिविडेंड इनकम जितना होगा अमाउंट के घर में पुट करो और टैक्स के लिए आगे बढ़ो। कैजुअल इनकम जैसे कि विनिंग फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल्स, रेसेस इंक्लूडिंग हॉर्स रेस, कार्ड गेम, अदर गेम्स, गैम्बलिंग, बेटिंग एटसेट्रा, ठीक है। कंसिडरेशन रिसीव्ड इन एक्सेस ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स ऑफ ए क्लोजली हेल्ड कंपनी। थोड़ा हटके पॉइंट है, माने अगर किसी पर्टिकुलर शेयर का दाम नॉर्मल मार्केट वैल्यू से ज्यादा दाम पे आप ले रहे हो, ठीक है, तो फिर उसका हिसाब जो होगा वो अदर सोर्स में इनकम मान लिया जाता है। ये थोड़ा डिफरेंट है और थोड़ा डिफिकल्ट है, बाद में इसका चर्चा मुझे करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन होगा इसका, तो ध्यान रखिएगा, मैं इसके बारे में बताऊंगा। कंसिडरेशन रिसीव्ड इन एक्सेस ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स ऑफ ए क्लोजली हेल्ड कंपनी वेयर सच शेयर्स आर इशूड एट ए प्रीमियम, ठीक है। जहां पर शेयर जितना दाम पे होना चाहिए था उससे ज्यादा दाम पे किसी को इशू कर रहे हो आप, ठीक है, तो फिर आपको ज्यादा पैसा मिल रहा है एक्स्ट्रा, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा पैसा आपके हाथ में क्या मान लिया जाएगा? इनकम मान लिया जाएगा, तो वो भी टैक्सेबल है। बट ये क्यों ऐसा होता है, इसके पीछे क्या कहानी है, वो चर्चा हम लोग करेंगे सर, जब मैं आपके साथ 56 सब्सेक्शन 2 क्लॉज 7B डीवीआईपी पॉइंट है,
मैंने एग्जाम में सिर्फ इसके ऊपर ही एक क्वेश्चन पूछना है, लेकिन अभी मैं क्योंकि फॉर्मेट समझा रहा हूँ अभी क्वेश्चन के अंदर नहीं जाऊंगा, खिचड़ी पक जाएगा सर। ठीक है, टैक्स ना बहुत शांति से पढ़ने वाला चीज। मैंने टैक्स कितना मैंने पागल टाइप का चीजें देखो, नॉर्मल पढ़ाई के टाइम पे हम लोग क्या करते हैं कि जो भी पॉइंट है हर पॉइंट के बारे में कुछ ना कुछ पता लग जाता है और उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करके निकल जाते हैं। पर टैक्स में एक बात अभी कर दी है, लेकिन इसका डिस्कशन जब तक नहीं होगा तुम इसका मतलब नहीं समझ पाओ। अब अगर मानो मैं बीच में फॉर्मेट पढ़ाते पढ़ते अगर इसको समझाने चले जाऊं तो फिर फॉर्मेट ही आधा अधूरा रह जाए। बात समझ में आ रहा है? इसलिए टैक्स पढ़ने के लिए बहुत पेशेंस चाहिए होता है, बहुत पेशेंसफुली इसको टैकल करना है। जैसे लास्ट एक इससे पहले वाला क्लास और आज का क्लास अभी तक जितना आप लोगों ने सुना, इतना आपको समझ में आ गया कि भाई डिविडेंड इनकम टैक्सेबल होता है या फिर ये आधा सोर्स के अंदर आता है, कैजुअल इनकम जैसे कि ये सब आता है, उसका भी एक कैलकुलेशन करनी है। इतना पढ़ा बोल के इतना समझ में आ रहा है, लेकिन अगर उतना भी नहीं पढ़ते तो शायद ये भी अभी आपको अच्छा अच्छा होता हो। मैंने आपका एटीट्यूड इज लाइक दैट, ओ डिविडेंड इनकम अच्छा ये बोला है सर, बोला है तो होगा, लेकिन क्या करना है क्यों करना है इतना माथा नहीं लगा। जैसे अभी पता चल गया कि कैजुअल इनकम होने से क्या करना है, ये सर नो विनिंग रहने से क्या करना है पता लग गया ना। ऐसा ही एक एक टॉपिक के ऊपर स्पेशल डिस्कशन हो जाने से आप उसको क्रिटिकल एनालिसिस के साथ उसका जवाब दे सकते हैं। ठीक है, तो बहुत पेशेंसफुल चीज है, हड़बड़ करके टैक्स कंप्लीट करना पॉसिबल नहीं है। मैं करा दूंगा लेकिन आपको समझ ही नहीं आएगा तो ऐसा पढ़ा के क्या फायदा। जो नॉलेज इंसान को कॉन्फिडेंट नहीं बनाता वो नॉलेज बेकार है। क्या समझे? अगर इतना जैसे मानो कब से स्कूल में कितने क्लास में पढ़ती हो, कौन सी क्लास में स्कूल में पढ़ती हुए थे? फर्स्ट स्टैंडर्ड। ठीक है, केजी पढ़े थे तो केजी वन बोलेंगे। ठीक है, यानी किंडर गार्डन, केजी वन से लेके कॉलेज कंप्लीट हो गया, किसी का स्कूल कंप्लीट हो गया। अगर स्कूल तक कंप्लीट होता है तो केजी वन केजी टू फिर वन टू थ्री अलग से, उसके बाद मैंने वन टू ट्वेल्व और केजी का दो। ठीक है, तो 12 और इधर दो 14 साल, 14 ईयर्स पढ़ते हैं। अगर कॉलेज साथ में हो गया तो 17 ईयर्स। 17 ईयर्स ऑफ एजुकेशन के बाद भी अगर इंसान को कॉन्फिडेंस नहीं है जिंदगी में कि क्या करे तो ऐसा पढ़ाई डब्बा है। क्या समझा? आफ्टर 17 ईयर्स ऑफ लॉन्ग एजुकेशन इसके बाद भी अगर आपको किसी भी एक चीज में कॉन्फिडेंस नहीं आया कि भाई ये पर्टिकुलर काम मैं कर सकता हूँ या ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट में मेरा स्ट्रेंथ है, इसका मतलब कि पढ़ाई बेकार हुआ, सिस्टम ही गलत है। आपका गलती नहीं है, सिस्टम ही गलत है। क्या करना चाहिए? आवाज उठाना चाहिए, चेंज चेंज। ये हम लोग बहुत चीजों के लिए प्रतिवाद जनाते हैं ना, हाँ ये लड़ाई, ये इसके कारण लड़ाई, जॉब जॉब दो करके चिल्लाते हैं, है ना? जॉब के लिए चिल्लाना बंद करो। चिल्लाना अगर है तो एडुकेशन के लिए चिल्ला। इंसान एकमात्र प्रजाति है इस समाज में जो नौकरी के लिए चिल्लाते हैं। ये पूरा एंटायर वर्ल्ड सिर्फ इंसान का है क्या? बाकी जानवर भी तो रहते हैं, बाकी किसी को नौकरी चाहिए होता है? एनिमल किंगडम, बर्ड्स किंगडम, हाँ, चूहा, इवन छोटा छोटा कीड़ा मकोड़ा, किसी को जॉब चाहिए होता है क्या? तो फिर हम लोग अपने आप को सबसे स्ट्रांगेस्ट मानते हैं, तो हमें क्यों दूसरे के ऊपर निर्भर करना है? ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं क्या कहना चाहता हूँ। नहीं समझ में आ रहा है? एनिमल जॉब जॉब चिल्लाते हैं, नारा लगाते हैं, तो फिर हम लोग भी तो इसी जगत का एक पार्ट है, तो हम लोग नारा काहे को लगाते हैं, नौकरी दो नौकरी दो। बोलो बोलो। हाँ,
बिकॉज वो सेल्फ सफिशिएंट नहीं है। थैंक यू। इससे अच्छा तो एनिमल किंगडम में बैठा हुआ कोई भी एनिमल्स है, दे आर बेटर देन अस, फार बेटर देन अस। दे हैव स्किल, दे हैव सेल्फ सफिशिएंसी। तो इंसान को सेल्फ सफिशिएंट होना पड़ता है। नौकरी नौकरी करके क्या होगा? जो हम अगर पाना है तो मिल जाएगा। नौकरी चिल्लाने से नौकरी नहीं मिलता है। सेल्फ सफिशिएंट बन जाओ, उसके बाद देखो तो, देखो कि तुम्हारे सर्वाइवल के लिए तुम्हें क्या चिंता होता है। कभी सोचना इस बारे में। 90% बच्चा तो सिर्फ नौकरी नौकरी के पीछे ही भागते हैं, स्किल के पीछे कोई नहीं भागता। जो 10% भागते हैं ना स्किल के पीछे, वो बॉस बन जाते हैं। दैट इज द रीजन कि 10% पीपल हैव 90% एसेट्स एंड 90% पीपल हैव ओनली 10% एसेट। यही तो डिफरेंस है। कोई किसी के ऊपर हुक्म नहीं जताता, कोई किसी के ऊपर रूल नहीं करना चाहता। मैंने करना चाहता नहीं, मैंने बेसिकली एक्चुअली 90% बोल रहे हैं कि हमारे ऊपर रूल करो। मुंह में नहीं बोल रहे, एटीट्यूड से बोल रहे। इसीलिए मैं जो बोला इस बात को समझना कि मैं बेसिकली मेरा कहने का मतलब है कि हर एक इंडिविजुअल्स, अगर हम लोग भी इसी एनिमल किंगडम का एक एनिमल्स है, वी आर होमोसेपियंस, डोंट ट्रीट एज ए स्पेशल समवन। ठीक है, हम लोग इस एंटायर एनिमल किंगडम के अंदर ही एक एनिमल्स के अंदर आते हैं। हम लोग अपने आप को ह्यूमंस बोलते हैं और हमारा साइंटिफिक नेम है होमो सेपियंस। तो होमो सेपियंस को ही क्यों नौकरी चाहिए? व्हाई दे कांट बी ए सेल्फ सफिशिएंट? बस इतना हो जाए, बाकी कोई नौकरी दे ना दे, नौकरी मिले ना मिले, क्या फर्क पड़ता है? एक्चुअली आपको बता रहा हूँ कि अगर आप सेल्फ सफिशिएंट का स्किल सीख जाते हो ना, आपको पाने के लिए दुनिया पागल हो। मैंने ये होमोसेपियंस वर्ल्ड का कॉन्सेप्ट बता। इफ यू आर सेल्फ सफिशिएंट तो फिर आपको किसी के लिए पीछे नहीं भागना है। यू डोंट नीड एनीवन टू, भाई मुझे जॉब दो। एक्चुअली एंटायर जॉब वर्ल्ड विल फाइंड यू एंड दे विल दे कम टू यू एंड वो लोग ये बोलेगा कि भाई आ जाओ हमारे पास, आपके जैसा लोग हमें चाहिए। ये बात जिस दिन इंसान को समझ में आ जाएगा ना, ये लोग पागलपंती का ये सब करना बंद कर दे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आवाज उठाना है, एजुकेशन सिस्टम पे बात कर सकते हैं, नौकरी के पीछे भागना ही नहीं। क्योंकि एजुकेशन सिस्टम बदल जाएगा तो नौकरी भी उसी लेवल का हो जाएगा, ऑटोमेटिक। समझे सर? हाँ, ये जंगल में जो लायन होते हैं, टाइगर होते हैं, या फिर कोई भी छोटा से छोटा जो भी पार्ट है, कौन सा क्लास पढ़ा है ये लोग? 1 2 3 4, हाँ, कॉलेज ग्रेजुएशन क्या पढ़ा है? लेकिन इनका माँ बाप है, इनको स्किल सिखाते हैं। इवन तुम अगर जंगल में तो नहीं रहते हो, घर के सामने आसपास में कैट एंड डॉग होगा, देखा है कभी? कैट्स को, बिल्ली को अपने बच्चे को कैसे स्किल सिखाते हैं? सिखाता है कि कैसे मैंने बेसिकली अपना खाना जुगाड़ करना है। बहुत प्यार करते हैं, देखो कभी कैट्स को, इतना प्यार करते हैं ना अपने बच्चे को, क्या बताऊं मैं। अपने मुंह में उठा के हमेशा सेफ्टी सिक्योरिटी में रखता है, फिर थोड़ा बड़ा हो जाने के बाद फिर जाके छोड़ता है, उसके बीच में वो ट्रेनिंग दे देता है। बस वही तो चाहिए। चलो, बोलेगा जंगल का जंगल का स्किल सिखा रहे हैं। अरे नहीं सर, मैं स्किल का बात कर रहा हूँ। अच्छा, कंसिडरेशन रिसीव्ड इन एक्सेस ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू, इसका डिस्कशन करेंगे। इंटरेस्ट रिसीव्ड इन कंपेंसेशन और एनहांस कंपेंसेशन डीम्ड टू बी इनकम इन द ईयर ऑफ रिसिप्ट। ये क्या होता है? 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 8 में बोला है, थोड़ा समझा देता हूँ। इसके बारे में हम लोग कैपिटल गेन में थोड़ा चर्चा किया। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन कॉम्पेंसेशन और एनहांस्ड कॉम्पेंसेशन। कॉम्पेंसेशन रिसीव्ड कैपिटल गेन होता है। माने जैसे बहुत केस में ऐसे होता है कि गवर्नमेंट ना पब्लिक को बहुत बार बोलते हैं कि जगह चाहिए सरकार को। सपोज एक रेलवे प्रोजेक्ट होगा, एक एटॉमिक पावर का प्रोजेक्ट होगा, या सिटी बनेगा,
गवर्नमेंट आम पब्लिक को बोलता है कि कंपल्सरी एक्विजिशन हो, तो बदले में आपको पेमेंट करेगा। ठीक है, सपोज आपको जो जमीन जहां पर आपका घर था वो जगह से आपको हटना है और दूसरे जगह में आपको एक जगह देगा और साथ में कुछ पैसा भी देगा। ये पैसा आपके हाथ में क्या है? कॉम्पेंसेशन। ठीक है, तो बोलते हैं इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन कॉम्पेंसेशन। अब मानो ये कॉम्पेंसेशन गवर्नमेंट ने दिया, बट कई बार क्या होता है कि गवर्नमेंट देने में देरी कर रहा है, तो कोर्ट बोलते हैं कि अगर गवर्नमेंट को पेमेंट करने में देरी हो रहा है तो विद इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। समझे? जैसे जैसे हम लोगों से गवर्नमेंट कभी कभी एक्स्ट्रा पैसा मांगते हैं ना, डिले डिले करने से, डिले करने से एक्स्ट्रा इंटरेस्ट गवर्नमेंट भी तो हमें से हमसे भी तो मांगते हैं। तो गवर्नमेंट को भी अगर जब पब्लिक को देना हो तो गवर्नमेंट के लिए भी इंटरेस्ट होता है, और ये इंटरेस्ट जिसको मिलेगा उसके हाथ में अदर सोर्स में टैक्स है, और ये कॉम्पेंसेशन कैपिटल गेन में टैक्स है। समझा? अदर सोर्स। ठीक है, इसमें एक और बोला एनहांस्ड कॉम्पेंसेशन। मानो आपको जमीन था, जगह था कहीं पर, सरकार ने आपको वहां से हटाया, हटा के सरकार आपको पैसा तो दिया। सपोज आपको मिलना चाहिए था 15 लाख, आपको सरकार ने आपको दिया 12 लाख, तो स्टिल देयर इज अ 3 लाख शॉर्टेज। सर कैसे पता चलेगा कि आपको कम मिला है? सर मार्केट रेट होता है, आपको एक खबर होता है, लेकिन सरकार ने नहीं दिया। आप कोर्ट में केस करो, हाई कोर्ट में केस डालो, हाई कोर्ट न्यूट्रल होता है, सुप्रीम कोर्ट न्यूट्रल होता है। ये लोग किसी का किसी एक के तरफ बात नहीं करता है। इसका बहुत प्रमाण दे सकता हूं मैं आपको, बहुत प्रमाण दे सकता हूं। अगर मैं कुछ कंट्रोवर्शियल पॉइंट उठाऊं तो आपको मैं अभी बता सकता हूं। जैसे लास्ट 3-4 साल में बहुत सारे कंट्रोवर्शियल पॉइंट भी इंडियन गवर्नमेंट ने काम किया। एक दो तीन बताता हूं। एक मुस्लिम केस है, मुस्लिम का ही प्रॉब्लम है, ट्रिपल तलाक। ट्रिपल तलाक जानते हो? मुस्लिम समाज में एक नियम है कि लड़का लोग लड़की लोगों को, औरत लोगों को शादी करने के बाद अगर इच्छा हुआ तो ऐसे मुंह में 3 बार तलाक 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 बोल के डिवोर्स कर सकते। दिस इज द कस्टम इन द इस्लामिक वर्ल्ड। ठीक है, बट ये बहुत ही पुराना कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट आज भी इंडिया में चलता है, अरब में नहीं, खत्म कर दिया वो। बहुत ही प्रिमिटिव है ना, एक कबीला कल्चर के टाइप। 3 बार तलाक तलाक बोल दिया, डिवोर्स। फिर 4 शादी अलाउड है, फिर दूसरा शादी तीसरा शादी, ऐसा करके। ये बेसिकली इलिटरेट लोग ज्यादा करता है। ठीक है, लेकिन जब भी कुछ बोलने जाता है सरिया का ये देता है। सरिया माने जिसके अंदर ये शादी ब्याह के बारे में मुस्लिम समाज में लॉ लिखा गया है, उसका धार्मिक किताब, उसको सारिया बोलते हैं। अब सारिया में ट्रिपल तलाक के बारे में सीधा लिखा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर इस्लाम को, मैंने इस्लामिक कॉन्सेप्ट को क्या कर दिया, बेसिकली एलिमिनेट कर दिया और बोला नहीं, ट्रिपल तलाक नहीं चलेगा। एक हैदराबाद का लड़की है, उनका नाम है सायरा बानो, हम लोग के एज का होगा। उन्होंने लड़ा और उनको बाकी सपोर्ट भी मिला। फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में झंडा गाड़ दिया कि आगे से ये सब तलाक 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 नहीं चलेगा। इस कितना मीम्स निकला था उस टाइम पे। ये मीम्स होता है ना यूट्यूब फेसबुक वगैरह में, जैसे यूपी में योगी जी है ना, वहां पर थोड़ा सा ऐसे योगी जी थोड़ा सा कट्टर हिंदू टाइप दिखता है। तो अगर कोई भी मुस्लिम अपने मैंने लड़का लोग अगर किसी औरत के साथ इस तरह का शादी किया, फिर तलाक 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 करके बोल रहे हैं ना, ठीक है, तो ऐसे एक मीम्स निकला कि झगड़ा हुआ मियाँ बीवी में, तो फिर लड़का बोल रहा है चलो तलाक तलाक तलाक, तो फिर उल्टा साइड से वो लड़की बोलता है योगी योगी योगी। ठीक है। मुझे इतना अच्छा लगा था उस टाइम पे कि मैंने तो ये तलाक तलाक बोलेगा, वो बोलेगा, तो फिर उल्टा साइड में तलाक कैंसिल कैंसिल कैंसिल। ठीक है, तो जस्ट लाइक दैट। तो जो भी हो, लेकिन देख सुनने में कॉमेडी है, बट आप समझ नहीं सकते कि स्पेशली एजुकेटेड लोग ये सब सहन नहीं कर सकते। मूर्ख लोगों का क्या है ना, कल्चर बोल के सह लेता है, ऐसा होता है हमारे साथ। बट जो सेल्फ रेस्पेक्टेड होते हैं ना, वो ये सब नहीं सहन कर सकते। ये बीबी रहते रहते दूसरा बीबी लाके क्या चल रहा है, ये रेस्पेक्टेड बंदा कभी नहीं सहेगा। जिसको रेस्पेक्ट का कोई लेना देना नहीं है, जो लोग अपने आप को ही प्रोडक्ट समझते हैं, है ना, जैसे जो मूर्ख लोग होते हैं ना, वो सोचते हैं हमारे साथ तो ऐसा ही होता है, ये तो देख देख के हम लोग बड़े हो गए। ठीक है,
दे हैव दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड, उनको कुछ फर्क नहीं। फिर एक केस आया राम मंदिर वाला, ठीक है, इसके बारे में भी, ये राम मंदिर का केस एक्चुअली हिंदू मुस्लिम नहीं था, लोगों को लगा हिंदू मुस्लिम, ये पार्टीशन शूट था। पार्टीशन शूट माने जगह किसका है, बाबर का है कि रामलला का है। एक्चुअल में केस पार्टीशन शूट है। ये मूर्ख लोग फालतू में हिंदू मुस्लिम करते रहते कि देखो ये सरकार ने अच्छा नहीं किया है। अरे सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर लॉ देखता है, जज्बाती से काम थोड़ी सुप्रीम कोर्ट कर सकता है कि क्योंकि देश में सबसे ज्यादा लोग हिंदू है तो फिर बना दो इसको मंदिर। अगर ऐसा है तो आज के डेट में हमारे देश में 2 से 2.5 लाख मस्जिदें हैं और देश में 80% हिंदू है। और अगर हिंदू चाहे तो क्या 80% मस्जिद को गिरा सकता है अगर कट्टरवाद किया जाए तो? लेकिन ऐसा कहीं पर भी हो रहा है क्या? हमारे देश में मंदिर से ज्यादा मस्जिद है काउंटिंग में, क्योंकि हर मंदिर मस्जिद का रजिस्ट्रेशन होता है। क्या हिंदू एक बार में बोल रहे कि मस्जिद गिरा दो? 2-3 दावे किया है जो हिंदुओं का स्पिरिचुअल एरिया है, जैसे कि अयोध्या, जैसे कि मथुरा, काशी और वृंदावन। ये जो 3-4 प्लेस है ये हिंदुओं का आस्था का जगह है, जहां पर सारे स्पिरिचुअल कहानी इसी सब जगह को लेके ही है, कृष्ण भगवान, राम जी, ऐसे। तो यहाँ पर मस्जिद सही नहीं है, और जहां भी बात हो रहा है देख रहा है कि वो मंदिर को गिरा के ही मस्जिद बनाए, प्रमाण है पूरा। लेकिन बात करने जाओ तो झगड़ा कर लेता है। हम लोग ये थोड़ी ना कहीं पर भी बोल रहे हैं कि हम सारा मस्जिद को गिराएंगे, ऐसा कहीं पर भी नहीं बोल रहे। हम लोग अपने मेजोरिटी का कहीं पर भी झंडा नहीं गाड़ते। अगर गाड़ते तो फिर वर्ल्ड का 2nd लार्जेस्ट मुस्लिम इंडिया में नहीं रहता। इंडोनेशिया इज द 1st लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री इन द वर्ल्ड एंड 2nd लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री इज इंडिया। पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी ज्यादा मुस्लिम इंडिया में रहते हैं, डबल। 40 से 45 लाख मुस्लिम ऑफिशियली रहते हैं। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट, यहाँ पर कोई हिंदू फेवर ऐसा कुछ भी नहीं है, न्यूट्रल डिसीजन। मुश्किल होता है डिसीजन लेना, न्यूट्रल डिसीजन। तो सुप्रीम कोर्ट ऐसे काम करते हैं। रिसेंटली और भी, जैसे अभी एक कोलकाता वाला केस में सुप्रीम कोर्ट खुद आया है, सुओ मोटू बोलते हैं इसको। कोलकाता जो प्रॉब्लम हुआ है, जो रेप एंड मर्डर केस हुआ है, इस पूरा केस में सुप्रीम कोर्ट खुद आया, बुलाया नहीं गया, सुप्रीम कोर्ट खुद माथा लगाया। आज शायद 10:30 में इसका हियरिंग है, फर्स्ट हियरिंग सुप्रीम कोर्ट का। तो मेरा कहने का मतलब है कि कोर्ट न्यूट्रल डिसीजन बहुत केस में लेता है। ये एनहांस कॉम्पेंसेशन, मैंने पॉइंट कहां से उठाया था कि सर जमीन का दाम मैं बोल रहा हूँ 12 लाख, मैं बोल रहा हूँ 15 लाख, लेकिन सरकार वो दिया 12 लाख। तो सरकार सही कि मैं सही? सुप्रीम कोर्ट किसी का तरफदारी नहीं करता है, या हाई कोर्ट या कोई भी कोर्ट तरफदारी नहीं करेगा। वो उसके पास कॉन्सेप्ट है, रूल्स है, वैल्यूएशंस है, उस हिसाब से काम करेगा। आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है, सर मैं जो बोला वो सही, इसका कोई प्रबंध नहीं। नहीं सर, आपके बोलने पे या सरकार के बोलने पे कुछ नहीं होता। एवरीथिंग इज एज पर रूल्स एंड वैल्यूज। समझ में आया? तो अगर बाद में आपको एनहांस कॉम्पेंसेशन मिलता है, 12 लाख की जगह 15 लाख मिल गया बाद में, तो 3 लाख एक्स्ट्रा बाद में मिला ना, तो वो एनहांस कॉम्पेंसेशन भी आपका इनकम होगा। और वो कहाँ जाएगा? आधा सोर्स में। किस सेक्शन में बोला है? 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 7। समझे? तो अगर क्वेश्चन में रहेगा तो आइडेंटिफाई करने में दिक्कत नहीं होगा। जैसे इसमें और एक पॉइंट, लास्ट हम लोग कैपिटल गेन क्लास में लास्ट दिन बात कर रहे थे, सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 9, एडवांस फॉरफिटेड ड्यू टू फेलियर ऑफ नेगोशिएशन फॉर ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट। क्या होता है? सपोज मैंने कहीं जमीन देखने गया, मैं बोला था कैपिटल गेन के लास्ट क्लास में, मैंने कहीं पर जमीन देखने गया, मुझे जमीन पसंद है, जमीन का दाम है 20 लाख, लैंड का रेट है 20 लाख, लेकिन मेरे पास अभी 20 लाख नहीं है, लेकिन मैं उसको कूपन देके आता हूँ, मे बी 50,000 रुपीज, और ये देके आके मैं बोल रहा हूँ कि ये लैंड किसी और को नहीं बेचना। तो जिसका लैंड है वो मेरे को टाइम देता है कि मैं 1 मंथ वेट करूंगा। अगर 1 मंथ के अंदर अगर आप बाकी पेमेंट नहीं करते हो तो ये 50,000 क्या हो जाएगा? फॉरफिटेड हो जाएगा। तो जिसके हाथ में 50,000 फॉरफिट हुआ, उसके हाथ में वो 50,000 टैक्सेबल है आधा सोर्स के अंदर।
56 subsection to clause 9. Sum of money or property received by any person. किसी कारण से किसी को कोई प्रॉपर्टी या कुछ भी मिला, 56 subsection to clause 10 में other source. Compensation or other payment due to or received by any person in connection with termination of his employment or the modification of the terms of condition relating thereto. 56 subsection to clause 11. Compensation or other payment due to received by any person in connection with termination of his employment. माने उसका नौकरी चला गया, ड्यू टू एनी रीजन उसको नौकरी से हटाया जा रहा है, ठीक है, तो लेकिन उस नौकरी जाने के कारण उनको गवर्नमेंट की तरफ से या ऑफिस की तरफ से कुछ पेमेंट दिया जा रहा है, तो वो पेमेंट भी अदर सोर्स में आ जाएगा. Sum received including the amount allocated by way of bonus under the LIP, life insurance premium, other than under a ULIP and keyman insurance policy, which is not exempt under section 10 subsection 10D. ठीक है, मैंने अगर exempted नहीं है और कोई ऐसे कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी जो मैंने ऑलरेडी कॉपी में लिखाया या फिर किसी भी तरह का अमाउंट या बोनस उसको मिल रहा है तो वो भी टैक्सेबल होगा, एक्सेप्ट जो सेक्शन 10(10)D में बोला गया है उसको छोड़. ठीक है, ये यूलिप क्या है मैं आगे आगे बताऊंगा आपको. यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, ये नेक्स्ट क्लास में मैं चर्चा कर दूंगा सर. ठीक है, फॉलोइंग इनकम इज नॉट चार्जेबल अंडर द हेड प्रॉफिट्स एंड गेन्स इन बिजनेस एंड प्रोफेशंस. जैसे कि कुछ इनकम है जो देखने में बिजनेस जैसा दिखता है बट बिजनेस इनकम है नहीं, तो अगर बिजनेस इनकम नहीं है ना तो अदर सोर्स में आ जाएगा. जैसे कि एनी सम रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉयर फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज एज कंट्रीब्यूशन टू एनी प्रोविडेंट फंड, सुपरएनुएशन फंड और एनी अदर फंड फॉर द वेलफेयर ऑफ द एम्प्लॉय. अगर कोई पैसा एम्प्लॉयर को मिलता है, किससे, एम्प्लॉय से, ताकि वो प्रोविडेंट फंड में डाल पाए. नॉर्मली नियम है कि जितना पैसा एम्प्लॉयर पीएफ में डालता है उतना पैसा एम्प्लॉय भी पीएफ में डालता है. ठीक है, ये सैलरी में पढ़ाया जाता है. तो प्रोविडेंट फंड में दोनों पार्टी पैसा डालता है, एम्प्लॉयर भी एम्प्लॉय भी. तो बोलते हैं कोई भी पैसा अगर एम्प्लॉयर को मिलता है, किससे, एम्प्लॉय से, कहाँ डालने के लिए, प्रोविडेंट फंड में डालने के लिए. ये पैसा नॉर्मली एम्प्लॉयर के हाथ में टैक्सेबल नहीं होता है, माने बिजनेस का इनकम नहीं है, लेकिन ये एम्प्लॉयर को मिला ना, एम्प्लॉयर के हाथ में एक पैसा आया ना, तो वो पैसा कहाँ जाएगा, अदर सोर्स में ट्रीट. इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज ऑलरेडी मैंने कॉपी में लिखा है. इनकम फ्रॉम लेटिंग आउट ऑफ मशीनरीज लिखा है. व्हाइल लेटिंग ऑफ बिल्डिंग इज इंसेपरेबल फ्रॉम लेटिंग ऑफ मशीनरी, प्लांट और फंड नहीं जाते. इनकम फ्रॉम सच लेटिंग आउट, माने अगर कोई बिल्डिंग तुम दे रहे हो लेकिन बिल्डिंग के साथ मशीन, प्लांट, फर्नीचर सब मिक्स्ड है, माने एक साथ, माने मानो मैं इस घर को भाड़ा दे रहा हूँ लेकिन घर के साथ साथ टेबल, बेंच, चेयर, टीवी, माने जो पैनल्स सब मिक्स करके दे रहा हूँ, लेकिन ये सभी अलग अलग एसेट्स है. मार्केट से खरीदने जाओ तो सब अलग अलग दाम से खरीदना पड़ता है. तो फर्नीचर, फिटिंग्स, मशीनरी अलग नहीं हो रहा, तो ऐसे इनकम को भी नॉर्मली हाउस प्रॉपर्टी में नहीं जाते, वो कहाँ चला जाएगा, अदर सोर्स पे, जहां लेटिंग ऑफ बिल्डिंग इज इंसेपरेबल फ्रॉम द लेटिंग आउट ऑफ मशीनरी. ठीक है, नॉर्मली बिल्डिंग का लेट आउट करना अलग होता है, लेकिन अगर मशीनरी लेट आउट और बिल्डिंग लेट आउट को अलग नहीं किया जा सकता तो वो इनकम भी कहाँ लाएंगे हम लोग, अदर सोर्स. एनी सम रिसीव्ड अंडर केएमपीस ऑलरेडी मैं बोल दिया, कीमैन इंश्योरेंस लिखा दिया. एनी इनकम चार्जेबल टू टैक्स अंडर द एक्ट बट नॉट फॉलिंग अंडर एनी अदर हेड ऑफ इनकम, मैंने कोई भी इनकम जो अदर सोर्स में चार्ज होता है और बाकी किसी भी हेड में नहीं जाता है वो भी इधर आ सकता है. और डीम्ड इनकम अंडर सेक्शन 59, ठीक है, रेमिशन और सीजेशन ऑफ ट्रेडिंग लायबिलिटी और रिसिप्ट ऑफ एनी अमाउंट इन रिस्पेक्ट ऑफ लॉस और एक्सपेंडिचर अलाउड एज डिडक्शन इन अर्लियर प्रीवियस ईयर. थोड़ा समझा देता हूँ, इसका क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा. ये भी एक वीआईपी पॉइंट है. रेमिशंस और सीजेशन ऑफ ट्रेडिंग लायबिलिटी, माने कई बार ऐसे होते हैं ना, मेरा लायबिलिटी है पर मुझे किसी कारण से सरकार बोल रहा है कि आपको ये देना नहीं पड़ेगा. मानो मेरा बिजनेस करने का एक लायबिलिटी बना है पर मेरा वो लायबिलिटी किसी तरह से मेरे को एग्जेम्प्ट किया जा रहा है. ऐसे ये एग्जेम्प्टेड नहीं है लेकिन मुझे नहीं देना, सरकार मेरे को छोड़ दिया, या फिर जिनके साथ मेरा ये बिजनेस डील हो रहा था वो मेरे को बोल रहे कि आपको ये देने का जरूरत नहीं. ऐसा बहुत केस में होता है. इसको बोलते हैं रेमिशन और सीजेशन ऑफ ट्रेडिंग. रेमिशन माने जो आपका लायबिलिटी था वो आपका नहीं रहा, वो किसी और ने ले लिया, तो रेमिट हो गया. मानो मेरा बिजनेस था लायबिलिटी के साथ बट आप मेरा बिजनेस टेक ओवर कर दिए, तो वो लायबिलिटी मेरे को और चुकता नहीं करना है, आप चुकता करो. ठीक है,
तो मेरा लाइबिलिटी आप ले लिया ना, तो रेमिट हो गया, लेकिन मेरे लिए तो इनकम है ना। मेरे को अगर किसी को 10 लाख टका देना था लाइबिलिटी के रूप में, और वो लाइबिलिटी मुझे अभी नहीं देना है, तो मेरा इनकम नहीं हो गया, समझे। रेमिशन और सिजेशन, सिजेशन मैंने कंप्लीटली ऑफ हो गया, और ट्रेडिंग लाइबिलिटी और रिसिप्ट ऑफ एनी अमाउंट इन रेस्पेक्ट ऑफ लॉस, मैंने लॉस खाया फिर भी मुझे पैसा मिला, ठीक है। तो ऐसा भी इनकम अदर सोर्स में आ जाता है। तो ये सब इनकम है अदर सोर्स, समझ गए सर। जो मैंने कॉपी में लिखाया और जो यहाँ पर थोड़ा सा और फॉरवर्ड में दिया है, ये सब आपको अदर सोर्स इनकम के लिए याद रखना। अदर सोर्स में भी डिडक्शंस मिलता है। क्या डिडक्शंस मिलता है सेक्शन 57 के तहत? क्या क्या डिडक्शंस मिलता है ये मैं नेक्स्ट क्लास में चर्चा करके अदर सोर्स का एक कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो फिर आपको एक सुविधा क्या होगा, एक कंप्लीट प्रैक्टिकल आइडिया मिलेगा। आज तो मैंने एक सिंपल क्वेश्चन करवाया, नेक्स्ट दिन मैंने कल के क्लास में मैं एक कंप्लीट क्वेश्चन करूंगा और मैक्सिमम पॉइंट कवर अप करने का कोशिश करूंगा। शायद थोड़ा कम समझ में आएगा, लेकिन एक सुविधा होगा, प्रोविजंस को पढ़ने के टाइम पे ये नहीं लगेगा कि भाई हो क्या रहा है, ठीक है। तो बाकी चर्चा कल करते हैं सर, ठीक है। वैसे आज का क्लास समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, थैंक यू सर, आज इतना ही। आज थोड़ा लेट हो गया, शुरू भी लेट, खत्म भी लेट, ठीक है सर। शाम को फाइनेंस का क्लास है, ठीक है, आ जाना पुत्र। ऑनलाइन करेगा, ठीक है। चलिए, आप भी ऑनलाइन सोच रहे हो क्या? हाँ, अच्छा, रास्ते में चलने के लिए कोई नहीं है, ठीक है सर, बाय। बाय सर। बाय सर। हाँ, अम्ब्रेला भूल गया।